Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, Anamika. Morning, sir. Good morning. Okay, so let's start with the. I think we are done with the basics of all that. The basics of physics, and we have talked about the magnetism. We have talked about the transformers and the electricity and the electric charges and the basics of that. Now let's jump over to the electric current and basically the electrical modalities ना कि उस electric current को use करके all the different types of electric currents and the modalities that we basically use by using that electric current ना तो that we'll be talking about that and after this particular class we'll be talking about the heating modalities so उसमें फिर हम सारे heating modalities जो है उसको as a whole पूरा cover कर लेंगे so ठीक है आई होप आई एम ऑडिबल प्रॉपरली कोई इशू तो नहीं है ऑडियो में या वीडियो में Yes, yes, sir. ठीक है ओके so starting from the very first thing that is the electrical stimulation of nerves and the muscles. So first of all the thing is that okay so the majorly what we see that we have got different types of currents. We can use different types of current. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने हमने कल बात करी थी मेजरली करंट दो टाइप के होते हैं ना कोई एग्जांपल बताओगे तो AC or हाँ DC? एसी करंट एंड डीसी करंट है ना एसी विच वन इज मोर हार्मफुल AC, AC, alternating huh? current. AC exactly. AC is more harmful than DC because the phase changes, है ना, positive and negative, but the DC remains almost constant, है ना, to time or you can say to x-axis. Okay, so now talking about that, we can say that अगर हम उस direct current को if we are trying to मैनिपुलेट है ना उसको हम अगर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं इन डिफरेंट वेव फॉर्म्स अलग अलग उसको मतलब शेप्स एंड साइजेस में डिपेंडिंग अपॉन कि उसका जो एक हर एक इम्पल्स है उसको हम किस तरह से डिवाइड मतलब मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टॉक अबाउट द फेरेडिक टाइप ऑफ करंट कैन गिव मी लाइक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट जो कि हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ में एक तो फेरेडिक करंट हो गया एक गैल्वेनिक करंट होता Yes, sir. है ना Galvanic एक current. Yes, गैल्वन and current. रशियन करंट होता है ना रशियन करंट मेजरली वी यूज इट फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग बेसिकली है ना मसल स्ट्रेंथनिंग और यू कैन से फॉर लाइक इन केस ऑफ एडिमा एंड ऑल वी कैन यूज द रशियन करंट आई ठीक है मतलब अभी अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं अलग अलग करंट्स की हम बात कर रहे हैं तो वी कैन टॉक अबाउट द गैल्वेनिक करंट वी कैन टॉक अबाउट द फेरेडिक गैल्वेनिक एंड फेरेडिक में कोई बता सकते हैं हम कौन से केस में कौन से यूज़ करते होंगे मेनली ये दोनों जो टाइप ऑफ करंट है ये मेनली एक वैसे रहता है कि कब कहाँ पे हम गैल्वेनिक यूज़ करेंगे कहाँ पे हम फेरेडिक यूज़ करेंगे किसी को आइडिया Innovation में ferritic फेरेडिक जो करेंगे denervated में होता है उसमें हाँ galvanic. एग्जैक्टली ना बिकॉज जहाँ पे इनर्वेटेड मसल्स होती है ना या फिर यू कैन से जहाँ पे पार्शियल डिनर्वेशन है पार्शियल डिनर्वेशन मीन्स कि हाफ नर्व्स कुछ नर्व्स है जो कि डिनर्वेटेड है कुछ नर्व्स है जो कि इनर्वेटेड है इनर्वेटेड मीन्स कि जो कि प्रॉपरली इंटैक्ट है प्रॉपरली फंक्शनिंग है तो वहाँ पे इन दैट केस वी कैन गो फॉर द फेरेडिक टाइप ऑफ करंट लेकिन अगर जहाँ पे डिनर्वेशन है डी इनर्वेशन है नर्व इज अफेक्टेड इन दैट केस वी कैन गो फॉर द गैल्वेनिक टाइप ऑफ करंट अब गैल्वेनिक करंट हम क्यों करेंगे दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट्स टाइम ड्यूरेशन मतलब कि पल्स ड्यूरेशन एक पल्स की अगर हम बात करते हैं let's say अगर हम ये फेरेडिक टाइप ऑफ Oh, your करंट voice is breaking. हम्म वॉइस इज ब्रेकिंग इज इट स्टिल ब्रेकिंग So, इज इट स्टिल it's ब्रेकिंग ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड देन इज इट बेटर नाउ yes, sir. ओके ओके शैल आई कंटिन्यू सबको स्क्रीन विजिबल है ना Yes. हाँ okay so so I was talking about this thing that if we are like talking about the Faraday type of current in that case like we can talk about this type of graph or you can say this type of waveforms where we can talk about the Faraday type of current so mainly the thing is कि एक तो हमारा फ्रीक्वेंसी हमारा क्या था फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स पर सेकेंड लेट्स से अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं एंड यहाँ पे 0 सेकेंड्स एंड यहाँ पे 1 सेकेंड है तो 0 से 1 सेकेंड के बीच में कितने नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी ना कितना फ्रीक्वेंटली वो चीज़ वो वेव वेव जो है वो अराइव कर रहे हैं ना
तो इन दिस केस लाइक अगर हम फेरेडिक करंट की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज ऑलमोस्ट 50 to 100 हर्ट्ज है ना. एंड लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विद द गैल्वेनिक टाइप ऑफ करंट, गैल्वेनिक टाइप ऑफ करंट में द फ्रीक्वेंसी इज मच लेसर. वहाँ पे आपको 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी इन केस ऑफ गैल्वेनिक करंट. तो एक तो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे कम है, एंड दूसरा अगर हम बात करते हैं अबाउट टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, तो वी कैन से दैट एक पर्टिकुलर पल्स का जो ड्यूरेशन रहता है दैट इज ऑलमोस्ट 0.1 to 1 मिली सेकेंड, मैक्सिमम 1 मिली सेकेंड तक रहेगा, लेकिन ज़्यादातर 1 मिली सेकेंड से कम रहेगा, 0.1 to 1 मिली सेकेंड. इट मीन्स अगेन एक बहुत बहुत छोटे टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स मसल को मिल रहे हैं करंट के. तो इन दैट केस सिर्फ जो इनर्वेटेड मसल्स होंगी वो दोज विल बी द मसल्स विच विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड. लेकिन अगर डिनर्वेटेड मसल्स है उसका क्या, तो इन दैट केस अगर हमें डिनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करना है तो इन दैट केस वी नीड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड अलॉन्ग विद दैट वी नीड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पल्स ड्यूरेशन. तो अगर आप गैल्वेनिक करंट की बात करते हो वहाँ पे पल्स ड्यूरेशन जो है इट इज़ मोर देन 1 मिली सेकेंड. तो इट मीन्स कि एक डिनर्वेटेड मसल है उसके ऊपर सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए एक पल्स ड्यूरेशन ठहर के मतलब आ रहा है उसके ऊपर. एंड उसके अलावा जो नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स है वो काफ़ी कम कर दिए हमने, है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम कर दी हमने. तो इन डैट केस डोंट यू थिंक कि जो डिनर्वेटेड मसल्स है जिनको मौका ही नहीं मिल रहा था स्टिमुलेट होने का, जब इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का करंट आ रहा था, जब फेरेडिक टाइप ऑफ करंट आ रहा था, तब उनको मौका ही नहीं मिल रहा था स्टिमुलेट होने का. अब हमने फ्रीक्वेंसी कम करी एंड पल्स ड्यूरेशन को बढ़ा दिया. नाउ वी कैन सी कि अब हमारे जो डिनर्वेटेड मसल्स है, डिनर्वेटेड मसल्स जो है वो अब हमारा स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट जो इनर्वेटेड मसल्स है, इनर्वेटेड मसल्स में भी स्टिमुलेशन होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल सी कि इनर्वेटेड मसल्स जो है दे विल गो इनटू अ स्टेट ऑफ एकोमोडेशन. आपने 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 इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ आपने अप्लाई करी होगी, आपने देखा होगा अगर आप कंटिन्यूसली एटलीस्ट फॉर 5-6 डेज या फिर एक वीक के लिए अगर आप कंटिन्यूसली एक पर्सन को इलेक्ट्रिकल मोडालिटी अगर आप लगा रहे हो, आप देखोगे कुछ टाइम के बाद में वो कंप्लेन करेंगे कि या तो इंटेंसिटी बढ़ा दो इसकी, है ना, मतलब अब उतना फील नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था. ऐसा आपने नोटिस किया है, है ना? ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन, की बॉडी एकोमोडेट कर लेती है, फ्रीक्वेंसी नर्व्स जो है वो एकोमोडेट कर लेती है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन इंटेंसिटी ऑफ करंट को. तो अब वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. तो यहाँ पे द सेम थिंग दैट वी कैन सी कि अगर हम गैल्वेनिक करंट की बात कर रहे हैं, गैल्वेनिक करंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमने फ्रीक्वेंसी कम कर दी एंड बहुत ज़्यादा वेव ये पल्स ड्यूरेशन हमने बढ़ा दिया. तो इतना ज़्यादा है तो काफ़ी टाइम मिल गया हमारी इनर्वेटेड मसल्स को. तो इन डैट केस इतने टाइम में हमारी इनर्वेटेड मसल्स जो है दे केम इनटू द स्टेट ऑफ एकोमोडेशन. एंड अब हमारी जो डिनर्वेटेड मसल्स है दे ऑल्सो गॉट एम्पल टाइम टू stimulate. So that's why we can say कि galvanic current we use in case of denervation, but Faraday current we can use in case of innervated muscles. सबको एक concept clear हुआ basic between Faraday and galvanic? Okay, ठीक है. इसके अलावा we can say that आप सबने muscle stimulator use किया है? इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर, है ना? किस केस में हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर? हम कोई कुछ एग्जांपल बताओगे? फेशियल पाल्सी, पैरालिसिस. हाँ, है ना, हाँ, जहाँ पे मसल स्टिमुलेशन, जहाँ पे मसल को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है बिकॉज द मसल इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केसेस में कर सकते हैं. हाँ, फेशियल पैरालिसिस हो गया कहीं पे, तो इन ऑल दोज केसेस वी कैन गो फॉर मसल स्टिमुलेटर, ना, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर. एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू कीप इन माइंड जहाँ पे अगर सेंसरी लॉस अगर है तो इन दैट केस वी नीड टू यूज़ इट विथ अटमोस्ट केयर, ना, हमें पूरा प्रिकॉशन यूज़ करना पड़ेगा इन दैट केस जहाँ पे इसका जहाँ पे सेंसरी डेफिसिट है, बिकॉज ऑफ कोर्स द पर्सन वोंट बी एबल टू गिव यू अ फीडबैक, है ना, एंड वहाँ पे फीडबैक नहीं दे पाएगा पर्सन. तो इन दैट केस देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक बर्न. एक टर्म आता है, एक तो बर्न हमें पता ही है, बट दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक बर्न, ELECTROLYTIC. इलेक्ट्रोलाइटिक बर्न मीन्स जब भी हमने कोई इलेक्ट्रोड प्लेस किया हमारे स्किन सर्फेस के ऊपर या कुछ, तो इन डैट केस देयर आर दीज इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या मतलब जो भी हमारा फ्लूइड होता है जो जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं. इट कैन बी स्वेट, इट कैन बी द लिम्फ टिश्यू फ्लूइड हो सकता है, इट कैन बी इवन द ब्लड, है ना. तो मतलब ऑल दीज फ्लूइड्स जिसके थ्रू हमारा मतलब करंट जो कि करंट को पास होने में और हेल्प कर रहा है ना. तो दोज आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इट कैन बी सेट कि जब भी हम आगे हम बर्न की बात करेंगे बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़, बट वी विल सी कि
अगर हम उनको यूज़ करते हैं देर इज दिस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी दिस टिश्यू फ्लूइड और यू कैन से द स्वेट एंड ऑल दैट, जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं एंड विच विल इवन फर्दर मोर लाइक हेल्प द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू द स्किन एंड जो कि आपको फर्दर बर्न मतलब कर सकता है। तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक बर्न। तो अगर वो टर्म बर्न यूज़ करे या फिर इलेक्ट्रोलिटिक बर्न यूज़ करे, इट इज़ द सेम थिंग। इलेक्ट्रोलिटिक बर्न मीन्स बर्न जो कि हमारा इलेक्ट्रिक मोडालिटीज़ की वजह से जो हमें देखने को मिल रहा है या फिर इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मेशन की वजह से जो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, सो अगेन देखो ये सारे में हम डायरेक्ट करंट की ही बात कर रहे हैं, इन सब में हम वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द डायरेक्ट करंट। लेकिन डायरेक्ट करंट को हमने किस तरह से मॉडिफिकेशन किया है, जैसे हमारा ये साइनोसाइडल फॉर्म में वेव फॉर्म में था, यहाँ पे हमने नेगेटिव वेव फॉर्म को हटा दिया है। इसके बाद में वी कैन से कि हमारा पॉजिटिव वेव फॉर्म जो है वो सिर्फ हमारा जो बचा है वो उसको हम फेरेडिक टाइप ऑफ करंट करें, लेकिन इवेंचुअली ये हमारा डायरेक्ट टाइप ऑफ करंट है जहाँ पे हमने नेगेटिव वेव फॉर्म्स को हटा दिया है। इसके बाद में अगर हम मॉडर्न इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर की बात करें तो इन दैट केस वी कैन से कि हमारा टाइम इंटरवल जो है दैट इज़ ऑफ 0.1 to 1 मिली सेकेंड एंड उसके बाद में फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ ऑफ 50 to 100 मतलब टाइम्स पर सेकेंड, और यू कैन से 50 to 100 हर्ट्ज। तो अगेन इस टाइप का करंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो दैट कैन बी यूज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर्स। एंड इसके अलावा वी कैन टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस। देखो एक तो बेसिक टाइप का मतलब ओरिजिनल वेव फॉर्म ऑफ फेरेडिक करंट की अगर हम बात करते हैं तो हमने साइनोसाइडल फॉर्म को हमने इस तरह से मॉडिफाई किया कि उसका नेगेटिव वेव फॉर्म को हमने हटा दिया एंड सिर्फ पॉजिटिव वेव फॉर्म्स हमें मिले। नाउ व्हाट वी कैन डू, हमारे जो इलेक्ट्रिकल आपने जो स्टिमुलेटर होता है या फिर हम वी कैन से कि हमारा जो मोडालिटीज़ होती है उसमें आपने देखा होगा उसमें अलग अलग वेव फॉर्म्स का शेप बना रहता है, सॉटूथ या फिर ट्रेपिजॉइडल या फिर ऐसे अलग अलग होते हैं, देखा है आपने इस टाइप के, Sir. ठीक है। आपने देखा है ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर्स जो होते हैं उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे अलग अलग टाइप के वेव फॉर्म्स का मतलब ये शेप बना रहता है वहाँ पे, है ना। एंड इफ़ यू जस्ट प्रेस दैट पर्टिकुलर बटन तो वो करंट जो है वो उसी टाइप से मतलब जो डायरेक्ट करंट है वो उसी तरह से आना शुरू हो जाएगा इन द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर। तो बेसिकली ये होता क्या है कि वी कैन सी हमारा डायरेक्ट करंट ही है, तो सिंपल डायरेक्ट करंट हमारा अनमॉडिफाइड डायरेक्ट करंट ये है, ये वाला ग्राफ बना सकते हैं हम। या फिर दूसरा सिंपली हमारा हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक वाई एक्सिस से आता हुआ एक एक्स एक्सिस के पैरेलल भी अगर एक लाइन बनाए वो भी सेम चीज़ है ना। मतलब चाहे हम ये वाला ग्राफ बनाएं या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ग्राफ बनाएं, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो इट मीन्स कि दैट इज़ द अनमॉडिफाइड टाइप ऑफ डायरेक्ट करंट। लेकिन उसी को अगर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वी कैन से कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे उसको हम सर्जिस में कर सकते हैं। सर्जिस मीन्स कि एक सडनली वो इंक्रीज़ किया एंड देन उसके बाद डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ। सर्ज मीन्स एन इंक्रीज इन समथिंग, उसके बाद फिर वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सर्ज। सर्ज मीन्स इंक्रीज़, ठीक है। एक चीज़ को इंक्रीज़ हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एज सर्जिंग। तो वी कैन यूज़ द अनमॉडिफाइड और यू कैन से वी कैन यूज़ द डायरेक्ट करंट इन सर्जिस, है ना। उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं देन डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहे हैं फिर डिक्रीज़ हो रहा है। एंड उसको वी कैन यूज़ इट इन वेरियस डिफरेंट वेव फॉर्म्स। लाइक लेट्स से हमारा एक हो गया दैट इज़ द सॉटूथ। सॉटूथ मीन्स दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म जहाँ पे इट इज़ इंक्रीजिंग यू कैन से ग्रेजुअली एंड देन डिक्रीजेज सडनली। एकदम ग्रेजुअली करंट इंक्रीज कर रहा है देन सडनली डिक्रीज एकदम से ऑफ हो गया। और वी कैन यूज द ट्राइंगुलर वन जहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज एंड ग्रेजुअली डिक्रीज। और वी कैन गो फॉर द ट्रेपिजॉइडल वन जहाँ पे वी कैन से कि सडनली इंक्रीज हुआ फिर ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ फिर ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ फिर सडन डिक्रीज हुआ, तो समथिंग लाइक दैट। तो वी कैन से कि वी कैन गो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स एंड डिपेंडिंग अपॉन कि अब जैसे मान लो हाँ लेट्स से एक पर्टिकुलर मसल है जिसमें डिनर्वेशन एक स्लाइट अमाउंट ऑफ डिनर्वेशन है, तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर द सॉटूथ जहाँ पे हमने स्टिमुलेट किया उसको ग्रेजुअली एंड उसके बाद में सडनली वो करंट ऑफ हो गया। अगेन हमने इसको ग्रेजुअली स्टिमुलेट किया एंड देन वो करंट ऑफ हो गया। लेकिन लेट्स से अगर लेवल ऑफ डिनर्वेशन बहुत ज़्यादा है तो इन दैट केस वी नीड टू गो फॉर द ट्राइंगुलर वन और मे बी द ट्रेपिजॉइडल वन जहाँ पे उसको वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है एंड उसके बाद डिनर्वेटेड नर्व्स जो है या डिनर्वेटेड मसल्स जो है वो हमारी स्टिमुलेट हो रही है एंड देन उसके बाद ग्रेजुअली वो डिक्रीज हो रहा है करंट जहाँ पे उनको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है टू गेट रेडी फॉर अनदर वेव फॉर्म। तो इन केस ऑफ यू कैन से सीवियर डिनर्वेशन वी कैन गो फॉर ट्राइंगुलर और ट्रेपिजॉइडल, या फिर यू कैन से अगर हमारा माइल्ड डिनर्वेशन है तो इन दैट केस वी कैन इवन गो फॉर सॉटूथ। तो अगर सॉटूथ पे हमारा रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है पेशेंट तो इन दैट केस वी नीड टू गो फॉर द ट्राइंगुलर वन और मे बी फॉर द ट्रेपिजॉइडल वन, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन यूज़ डिफरेंट वेव फॉर्म्स बट इवेंचुअली ये सब हमारा
जो डायरेक्ट करंट का ही मॉडिफिकेशन है जिसको हम अलग अलग सर्जेस में यूज़ कर रहे हैं, ऑन ऑफ इस तरह से कर रहे हैं, एंड अलग अलग ग्रेजुअली या फिर सडनली या जिस तरह से भी हम देख रहे हैं उस तरह से हम अलग अलग इसको यूज़ कर रहे हैं सर्जेस में डायरेक्ट करंट को, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अलग अलग नाम दे दिए वेव फॉर्म्स को। आई होप सबको ये चीज़ समझ आई, ठीक है, सबको ये Yes, क्लियर sir. हुआ, ठीक है। एंड एंड इसके अलावा वाई वी यूज़ द गैल्वेनिक करंट इन केस ऑफ डिनर्वेशन एंड द फैराडिक करंट इन केस ऑफ इनर्वेशन। इसके आगे 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 हमारा और एग्जांपल्स आएंगे जहाँ पे वी विल सी, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगेन गैल्वेनिक एंड फैराडिक का मतलब आपका एक कंपैरिजन काफ़ी जगह पे आएगा आगे। मैंने गैल्वेनिक नाम यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया उस टाइम पे, लेकिन जस्ट रिमेंबर दिस कि गैल्वेनिक में 30 मिलीसेकंड का फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन 1 मिलीसेकंड का आपका पल्स ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा, फॉर ताकि ज़्यादा टाइम मिले उस डिनर्वेटेड मसल को, एंड उसके अलावा कम फ्रीक्वेंसी रहे तो वो ईजिली आपका स्टिमुलेट हो पाए जो डिनर्वेटेड मसल है, ठीक है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट, कैन एनीवन टेल मी अबाउट द टर्म एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल होता क्या है? टर्म सुना है आपने, Yes, sir. है ना? एक्शन पोटेंशियल मीन्स कि किसी भी एक नर्व पे पोटेंशियल मीन्स, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मीन्स कि अगेन जो हमें पता है कि उसका स्टेट क्या है, मतलब वो इज इट पॉजिटिवली चार्ज, इज इट नेगेटिवली चार्ज, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का उस स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रिकल स्टेट क्या है, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इट मीन्स कि एक्शन पोटेंशियल की जब हम बात करें, इट मीन्स कहीं किसी एक पर्टिकुलर नर्व पे वी कैन सी कि यहाँ पे एक सर्टेन सेट ऑफ प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी यहाँ पे हमें हमें मतलब देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड ऑल दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल सी कि यहाँ पे हमारा एक नर्व इम्पल्स जो है, मतलब एक स्टिमुलस जो है वो हमें एक नर्व में एक जगह पे जनरेट होता हुआ मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। अब वो एक्शन पोटेंशियल या यू कैन से द नर्व इम्पल्स, it will transmit or you can say it will travel along the course of the nerve, है ना, like we can say कि यहाँ से then it went up to here and then it went up to here, तो we can say कि इस तरह से the nerve impulse it travels along the course of nerve। बट ये होता किस तरह से है? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट आप सबने टर्म सुना है सोडियम पोटेशियम पंप, और Yes, है ना, sir. और यू कैन कॉल इट एज 3 सोडियम 2 पोटेशियम पंप। तो 3 सोडियम एंड 2 पोटेशियम पंप, तो बेसिकली होता क्या है कि वी कैन सी कि इन केस ऑफ एक्शन पोटेंशियल द 3 मतलब यहाँ पे एक पंप रहता है, यू कैन से एक स्ट्रक्चर रहता है। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली मतलब इसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहाँ पे एक टाइम पे it will take 3 sodium into the like you can say into the inner part of the nerve, and at the same time it will take 2 potassium outside the nerve, 3 sodium inside and through 2 potassium outside, and because of that according to their you can say state, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक मतलब जो आयंस है, आयंस का इलेक्ट्रिक स्टेट जो है, मतलब यू विल सी कि इवेंचुअली देयर विल बी मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड द नर्व, एक पर्टिकुलर रीजन पे 3 सोडियम इन एंड 2 पोटेशियम आउट। अगर इस तरह का हमारा मैकेनिज्म रहता है बिकॉज ऑफ दैट सोडियम पोटेशियम पंप जो कि ट्रांसफर कर रहा है 3 सोडियम इन एंड 2 पोटेशियम आउट, बिकॉज ऑफ दैट वी विल सी दैट देयर विल बी मोर पॉजिटिविटी, और यू कैन से देयर विल बी मोर पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड द नर्व, or you can say there will be less negative charges outside the nerve, even though we are not talking about any negative charge। जैसे हम क्लोरीन आयन की बात नहीं करें, क्लोरीन आयन इज Cl माइनस, है ना, वो सब नेगेटिव आयंस होते हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं करें, हम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 2 पॉजिटिव आयंस, एक सोडियम और एक पोटेशियम, तो दोनों हमारे पॉजिटिव आयंस है। तो विल सी कि किस तरह से आयंस जो है उनका एक्सचेंज होता है, कि इवेंचुअली वी सी कि नर्व के बाहर हमारा कम पॉजिटिव चार्ज रहता है एज कम्पेयर टू द स्टेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द नर्व, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं ना कि हमारा स्टेट ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज अ बिट मोर ऑन द आउटर साइड ऑफ द नर्व एज कम्पेयर टू द इनर पार्ट ऑफ द नर्व, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब ऐसा हमें देखने को मिलता है जहाँ पे देर इज मोर नेगेटिव यू कैन से polarity outside the nerve as compared to the inner part of the nerve, in that case we can say कि हमारा action potential generate हुआ उस particular region of nerve में, and eventually what we see कि again now इसके बाद हम क्या देखेंगे, next part of the nerve में हमारे reversal of polarity हमें देखने को मिलेगा, and वापस जो हमारा इस region पे था ये it will come back to its normal state, and again because of that action potential pump, है ना, वो वापस हमारा सोडियम पोटेशियम वापस अपने अपनी जगह पे ले जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल सी कि लाइकवाइज
जो हमारा पोलैरिटी है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, ये हमारा ट्रैवल करता है अलॉन्ग द कोर्स ऑफ नर्व, एंड लाइकवाइज वी विल सी कि हमारा एक स्टिमुलस है वो ट्रैवल करता है अलॉन्ग द नर्व। बट ये चीज़ इतना इतना ज़्यादा फास्ट रहता है कि दैट वी नो, है ना, कि कितना 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 सडनली, कितना फास्ट हम रिएक्ट करते हैं चीज़ों के लिए, इतना इट मीन्स कि कितना फास्ट हमारा कंडक्शन वेलोसिटी रहता है नर्व के थ्रू। बट दैट इज़ द मैकेनिज्म दैट इज़ बीइंग फॉलोड, कि जब हमारा एक एक्शन पोटेंशियल या फिर एक नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है अलॉन्ग द कोर्स ऑफ नर्व। सबको ये क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो दैट्स हाउ द एक्शन पोटेंशियल इट ट्रैवल्स अलॉन्ग द नर्व। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे इसकी लिखी हुई है, देयर इज अ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एंड द मेम्ब्रेन इज नाउ पॉजिटिव आउटसाइड एंड द नेगेटिव इन नहीं, पॉजिटिव इनसाइड एंड नेगेटिव आउटसाइड। एंड जहाँ पे हम बोल सकते हैं जब व्हेन इट इज पॉजिटिव इनसाइड एंड नेगेटिव आउटसाइड, इन दैट केस वी कैन से कि हमारा उस जगह पे नर्व इम्पल्स जो है वो प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है, ओके ओके, आई होप ये चीज़ सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ूँ मैं? Yes, ठीक sir. है, क्लियर होता जा रहा है ना सब कुछ? कहीं पे कोई डाउट हो तो लेट मी नो, एंड अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है तो वो भी मुझे बता देना। आई होप वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है, वॉइस क्लियर है। Yes, sir. ठीक है. और ओके, ठीक है, ओके। नाउ नाउ देयर आर सम टर्म्स। एकोमोडेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई कोई बताना चाहेगा एकोमोडेशन विद या डेफिनेशन बताना चाहोगे? जो सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में। हम्म, कुछ भी बता दो, कोई वो नहीं है। निशा बताना चाह रहे हो? तो जैसे हम किसी को करंट देते हैं, कुछ हाँ, टाइम बाद वो पेशेंट अडॉप्ट कर लेता है, फिर हमें उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी बढ़ानी पड़ती है. पड़ती, एग्जैक्टली, है ना, मतलब द नर्व इट गेट्स यूज टू दैट पर्टिकुलर level of, you can say, the level of frequency and that level of intensity of the current, and that is called as the accommodation, है ना। and hence a nerve would respond only to a higher intensity of current, ना, जहाँ पे उसकी इंटेंसिटी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, and that property is called as accommodation। एंड बिकॉज ऑफ डैट हमारा एकोमोडेशन को हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ में, जब जो मैंने अभी बताया कि जब हम अगर इफ़ यू आर यूजिंग द गैल्वेनिक टाइप ऑफ करंट, एक पार्शियल डिनर्वेशन में, अगर एक जगह पे पार्शियल डिनर्वेशन है, वहाँ पे कुछ लेट्स से क्वार्ट्ज मसल है, क्वार्ट्ज मसल में कुछ नर्व इनर्वेशन हमें देखने को मिल रही है जो कि हमारी मतलब प्रॉपरली इनर्वेटेड है, एंड कुछ नर्व्स है जो कि डिनर्वेटेड है, डिनर्वेटेड स्टेट में है। तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर द गैल्वेनिक करंट, जहाँ पे गैल्वेनिक करंट में हमने पल्स ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा रखा एंड फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखी। तो इतना ज़्यादा पल्स ड्यूरेशन हो रहा है और इतनी कम फ्रीक्वेंसी, इतने कम वेव फॉर्म्स आ रहे हैं एक सेकंड में, कि जो हमारी इनर्वेटेड मसल्स, इनर्वेटेड नर्व जो है वो आराम से चली गई इन द स्टेट ऑफ एकोमोडेशन, वो एकोमोडेशन में चली गई, एंड नाउ दे आर नो लॉन्गर गेटिंग स्टिमुलेटेड। एंड अब ये टाइम हमें मिलता है जहाँ पे हमारे डिनर्वेटेड नर्व्स जो है वो हमारे स्टिमुलेट होनी शुरू हो जाती है। तो दैट्स वाई वी यूज़ द गैल्वेनिक करंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एकोमोडेशन। तो वी कैन यूज़ इट फॉर आवर ओन गुड एज वेल, जहाँ पे हम डिनर्वेटेड मसल्स, डिनर्वेटेड नर्व्स को भी हम स्टिमुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एकोमोडेशन, एंड वी आर ट्राइंग टू एकोमोडेट द इनर्वेटेड नर्व्स। ठीक है, ओके। नाउ इफेक्ट ऑफ नर्व स्टिमुलेशन, ओके, तो ठीक है, मतलब ये तो हमें पता है कि इफ यू आर ट्राइंग टू stimulate the sensory nerves, so in that case there will be this afferent neurons, and you can say ascending tract which gets stimulated, and because of that we will it will be perceived by the conscious brain, and इसके अलावा मोटर अगर nerve stimulate होती है तो in that case downward traveling impulses, and we will get a motor this impulse और motor contraction हमें देखने को मिलेगा। एक एक मैंने एक मैंने टेड टॉक सेंड किया था ऑन स्ट्रोक, किसी ने देखा था वो? ग्रुप में ही लिंक सेंड किया था कि नहीं किया था आई थिंक मैंने। आप आपको याद है? एक मैंने टेड टॉक स्ट्रोक के ऊपर, एक देयर वाज अ लेडी जो कि हाँ, जो कि मतलब वो खुद न्यूरो साइंटिस्ट थी, एंड वो मैंने सेंड किया था। एक एक और मैं सेंड कर दूंगा आज क्लास के बाद में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देखना, वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। एंड इसके बाद में एक आज और सेंड कर दूंगा, अगेन वो भी एक टेड टॉक है। तो उसमें बेसिकली क्या है कि मतलब दैट पर्सन हैज़ डेवलप्ड, मतलब वो इस तरह से है कि रोबोटिक नहीं, नॉट रोबोटिक, मतलब वो इस तरह से है कि वहाँ पे आईआर वेव से, जैसे हमारा जो मोबाइल फोन, जो हमारा टेलीविज़न का जो रिमोट होता है या फिर एसी का रिमोट जो होता है, उसके आगे आईआर ब्लास्टर लगा होता है ना, वो आईआर जो होता है वो कैच करता है हमारा टीवी या एयर कंडीशनर, एंड उसके बाद वो काम करता है। तो इस तरह से यूज़ समथिंग लाइक आईआर है, समथिंग ऐसे कुछ यूज़ किया था, एंड उससे लाइक व्हाट ही वाज डूइंग कि
जो मतलब उसने एक पर्टिकुलर लाइक लेट्स से कुछ हमारा रोबोटिक आर्म ऐसे कुछ था जो कि उसने अपने अपने हैंड पे प्लेस कर दिया और उसके बाद में जो पर्सन जिस पर्सन का पैरालाइज्ड है हैंड, तो उसको उसने वो पहना दिया। एंड उसके बाद में जो एक्शंस जो जो वो पर्सन कर रहा था, सेम एक्शंस हमारा जो दूसरा पर्सन पर्सन जिसका हैंड पैरालाइज था, वो पर्सन भी वो सेम एक्शन कर पा रहा था। तो इसमें इवन मतलब वर्बल कमांड भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मतलब जो जो एक्शन मान लो एक वो ग्लव मैंने पहन लिया एंड एक ग्लव आपने पहन लिया, तो वो जो मैं एक्शन कर रहा हूँ वो सेम एक्शन आपके हाथ में भी हो रहा है। तो दैट इज़ बिकॉज कि एक तो जो मैं एक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ वो जो भी वो एक्शन है, वो एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू दैट आईआर थिंग। एंड उसके बाद में वो मोटर जो जो उसमें जो मोटर्स है इन दैट पर्टिकुलर ग्लव है जो भी था, वो उसमें वो काम कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एंड वो स्टिमुलेट भी कर रहा था मसल को, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस वो जो सामने जो दूसरा पर्सन था उसका हैंड जो मसल्स थे वो स्टिमुलेट हो रहे थे एंड उसके बाद में वो एक्शन कर पा रहा था। तो इवन मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। तो दैट कैन बी द फ्यूचर ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ एंड ऑल, की जहाँ पे इवन बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आई कैन परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड सेम एक्शंस जो होगा वो जो पेशेंट है वो भी कर पाएगा। एंड वी डोंट इवन नीड टू कन्वे द मैसेज कि आपको ऐसे करना है, बिकॉज बोल वर्बल कमांड देने से कई बार वो गलत तरह से करते हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर्ली कर रहे होंगे तो दूसरा पर्सन भी उसको उतना ही एफिशिएंटली कर पाएगा बाय द यूज़ ऑफ दैट मशीन और दैट इक्विपमेंट। तो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। तो अगेन वो मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। तो वो भी दैट वाज स्टिमुलेटिंग द मोटर नर्व्स, एंड मोटर नर्व स्टिमुलेट होने के बाद में जो दूसरा पर्सन है उसकी मसल स्टिमुलेट हो रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पर्सन जो है वो एक्शंस कैरी आउट कर पा रहा था। ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ कमिंग अप टू ओके इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन। हम फ्रीक्वेंसी की बात थोड़ी बहुत कर चुके हैं पहले, बट लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन, है ना। तो वी कैन सी कि फ्रीक्वेंसी डिसाइड्स द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, और यू कैन से एक ग्राफ में अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स पर सेकेंड, कितना कितना फ्रीक्वेंट है वो, दैट इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी। कितना फ्रीक्वेंटली हमारे वेव फॉर्म्स है, कितने फ्रीक्वेंटली हमारे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी सिंपली, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एक मसल में, अगर हम एक इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एन इनर्वेटेड मसल, एक प्रॉपर हम लोगों में अगर हम हमारी प्रॉपर इनर्वेटेड मसल्स है, and in that case innervated nerves, in that case if you are using the electric current जहाँ पे frequency हम काफ़ी increase करें, let's say we are using a Faradic current जहाँ पे हमारे 50 to 100 hertz का frequency, तो in that case इवन अगर हम 100 हर्ट्स पे ले जाते हैं तो हमारी सारी नर्व्स जो है वो इनर्वेटेड है, तो दे विल बी एबल टू परसीव इवन दैट हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट को भी वो परसीव कर पाएंगे। बट हाँ, हमारा जो जो हैंड है, जो मसल्स है, इट विल गो इनटू अ स्टेट ऑफ फुल टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ना। हमने टर्म कल यूज़ किया था टेटनिक, ठीक है, ये कल हमने टर्म यूज़ किया था ना, टेटनस से टेटनिक, है ना, दोनों मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब गोइंग इनटू अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो इन केस ऑफ लेट्स से 50 हर्ट्स, या फिर लेट्स से जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है वहाँ पे इट इज़ गोइंग इनटू स्लाइट टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन और माइल्ड टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो इन डैट केस इट गोज इनटू फुल टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा। एंड इसके अलावा फ्रीक्वेंसी की हम बात कर सकते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी हमारी मतलब इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी इनर्वेटेड नर्व जो है वो परसीव कर पा रही है ना, बट लेकिन अगर डिनर्वेटेड नर्व्स की अगर हम बात करते हैं, दे वोंट बी एबल टू परसीव दैट हाई लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड इन दैट केस वी नीड टू लोअर द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हमें कम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स पर सेकेंड को हमें कम करना पड़ेगा, तभी हमारे डिनर्वेटेड नर्व्स जो होंगी those nerves will be able to perceive that low level of frequency. High level of frequency अगर हम करेंगे तो we will miss out on those denervated nerves, और denervated nerves उस केस में स्टिमुलेट होगी ही नहीं, हमारे सिर्फ इनर्वेटेड नर्व्स जो होगी सिर्फ वो स्टिमुलेट होगी अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टिमुलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम whenever you will be using these modalities and all, just keep in mind कि अगर आपके पास कोई भी पर्सन आता है, आपने एस डी कर्व करके देखा, आपने एस डी कर्व बनाया कभी, किसी ने एस डी कर्व बनाया है? यस सर। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं बनाया तो इन दैट केस यू मस्ट, आज के टाइम पे मोडालिटीज़ हमारी होती है उसमें एस डी कर्व खुद बना आ जाता है, एंड दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज इतना टाइम किसके पास है एस डी कर्व बनाने का। लेकिन स्टिल यू मस्ट नो एटलीस्ट कि इसका बेसिक्स क्या रहता है एंड किस तरह से इसको बनाते थे। इन केस हमारे पास में अच्छे अगर
अगर हमारे पास मोडालिटी नहीं है जहाँ पे वो यूज़ नहीं हो रहा, तो मतलब जिसमें जो एस डी कर्व नहीं बना के दे रहा है, तो इन दैट केस यू शुड बी एबल टू मेक एन एस डी कर्व ऑन योर ओन। तो एस डी कर्व भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन लेट्स से अगर हमने एस डी कर्व बनाया एंड उस केस में हमें हमें डिनर्वेशन देखने को मिला या फिर पार्शियल डिनर्वेशन देखने को मिला, तो इन दैट केस आप उस पेशेंट को अगर अगर स्टिमुलेशन दोगे, तो इन दैट केस यू नीड टू गो फॉर द गैल्वेनिक टाइप ऑफ करंट। आप गैल्वेनिक करंट यूज़ करोगे जहाँ पे डिनर्वेटेड नर्व्स जो है, दोज नर्व्स विल गेट स्टिमुलेटेड एंड यू वोंट बी गोइंग फॉर द फेरेटिक टाइप ऑफ करंट। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम फेरेटिक करंट यूज़ कर रहे होते हैं हर जगह पे स्टिमुलेट करने के लिए, बट दैट्स नॉट राइट। जहाँ पे डिनर्वेशन है वहाँ पे वी नीड टू गो फॉर द गैल्वेनिक टाइप ऑफ करंट, है ना। ओके, तो दैट इज़ बेसिकली द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टिमुलेशन। ओके, एंड इसके अलावा द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली देर इज दिस टर्म दैट इज कॉल्ड एज मोटर यूनिट्स। कैन एनीवन टेल मी ये मोटर यूनिट होता क्या है? किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? मसल में, बोन में, लिगामेंट में, किस में प्रेजेंट होता होगा मोटर यूनिट? मसल में प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। तो मसल मोटर यूनिट बेसिकली मीन्स कि एक मसल में एक पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे नर्व इनोवेट करिए। आपने आपने टर्म सुना होगा मोटर पॉइंट। आपको जब भी इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ या इलेक्ट्रोथेरेपी में पढ़ा रहे होंगे जब स्टार्टिंग में, तो आपको बोला होगा कि मोटर पॉइंट पे स्टिमुलेट करो, ठीक है। तो मोटर पॉइंट बेसिकली मीन्स कि मतलब अगर हम एक मसल की बात करें, एक मसल में कौन सा रीजन है जहाँ पे एक पर्टिकुलर नर्व जो है, जो नर्व उस मसल को स्टिमुलेट करती है या फिर इसको इनोवेट करती है, वो नर्व किस रीजन पे, मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ दैट मसल या फिर उसके डिस्टल पार्ट पे, लैटरल पार्ट पे, मीडियल पार्ट पे या सेंट्रल पार्ट पे, कौन से पार्ट पे उस मसल के वो नर्व इनोवेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स मोटर पॉइंट, ठीक है। या फिर यू कैन कॉल इट एज मोटर यूनिट। तो मोटर कितने एंड एक मसल में वी कैन से कि अलग अलग मोटर यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स हम एक्टिवेट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स जो है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, दैट डिसाइड्स कि कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ हमारी मसल जो है वो प्रोड्यूस कर पाएगी। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स जो होता है दैट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट कैन डिपेंड अपॉन द जेनेटिक्स एंड ऑल दैट कि तो आपने देखा होगा कोई एक पर्सन है जिसका ओके जिसने जिसने काफ़ी मतलब जिमिंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने के बाद में काफ़ी स्ट्रेंथ गेन किया, एंड उसके अलावा दूसरा पर्सन है जिसका मसल बल कितना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे तो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है उस पर्सन में। दैट इज़ बेसिकली बिकॉज दैट पर्सन हैज़ गॉट मोर नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स इन द मसल। तो मोटर यूनिट ज़्यादा है तो देर इज़ मोर लाइक प्रोडक्शन ऑफ मसल दिस मोटर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करते थे, मतलब अपने कॉलेज के टाइम पे, दैट देयर वर सम पीपल जिनका लाइक दे वर नॉट दैट हैवी एंड नॉट दैट लाइक मसल बल्क प्रॉपर्ली नहीं था, बट दे हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन देयर मसल्स बिकॉज ऑफ द रीजन कि दे हैव गॉट मोर number of motor units in their muscle, and because of that there was more amount of this motor contraction as compared to other people जिनमें मोटर यूनिट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, तो उनमें इतना स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मोटर कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स हम एक्टिवेट करते हैं या एक्टिवेशन होता है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या यू कैन से उतना ही ज़्यादा विग्रस मसल कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो द नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स वी एक्टिवेट, द more amount of strength of contraction we can see in that particular muscle, ठीक है। तो इसके अलावा वी कैन टॉक अबाउट दिस एज वेल। जो हमने वेव फॉर्म्स की बात करी, द सॉटूथ, द ट्रेपेजॉइडल, द ट्रायंगुलर, है ना, द सॉटूथ। तो हमने वी कैन सी कि अगर लेट्स से अगर हम इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं एक पर्सन में करंट का, तो इन दैट केस ऑफ कोर्स देयर इज मोर अमाउंट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन लेट्स से अगर हम इफ़ यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ग्रेजुअली, अगर हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, लेट्स से अगर मैंने मतलब किसी ने मेरे को अगर इलेक्ट्रिकल मोडालिटी प्लेस किया एंड उसके बाद में उस मसल स्टिमुलेटर का जो इंटेंसिटी है पहले बहुत ग्रेजुअली मतलब स्लाइट इंक्रीज़ किया, स्लाइट इंक्रीज़ करने के बाद में मेरी जो नर्व्स है वो कुछ टाइम के बाद में एकोमोडेशन में चली गई, उसके बाद में स्लाइटली और इंक्रीज़ किया, तो बहुत ग्रेजुअल इंक्रीज़ हुआ। तो ग्रेजुअल इंक्रीज़ करने के बाद में नाउ वी कैन से कि अगर अब हमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, तो इन डैट केस हमें इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, है ना। लेकिन इन अदर केस दूसरे पर्सन में हमने अगेन इलेक्ट्रिकल मोडालिटी प्लेस किया एंड उसके बाद में सडनली हमने उसका जो इंटेंसिटी है वो स्लाइट मतलब वो हमने इंक्रीज़ किया, लेकिन सडनली इंक्रीज़ किया, तो यू विल फाइंड कि
सेम नंबर ऑफ मोटर कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है दोनों इंडिविजुअल्स में, लेकिन एक इंडिविजुअल में स्लाइट अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ करंट से ही हमें उतना कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी दे के उतना कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। दैट इज़ बिकॉज हम एक पर्सन में हमने ग्रेजुअली करंट इंक्रीज किया, ग्रेजुअली हमने इंटेंसिटी इंक्रीज करी, एंड बिकॉज ऑफ डैट हमारा जो नर्व्स है वो एकोमोडेशन में चला गया, एंड हमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी देने के बाद में वो मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, उतना जितना दूसरे पर्सन में अगर हम देख रहे हैं वहाँ पे स्लाइट इंक्रीज हमने किया लेकिन सडनली इंक्रीज किया, एंड वहाँ पे हमें उतना मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। इट मीन्स कि हम करंट इंटेंसिटी को कितना 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 शार्पली या कितना ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, दैट ऑल्सो डिसाइड्स कि कितना अमाउंट का मसल कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो तो वी कैन सी कि अगर हम सॉ टूथ की बात कर रहे हैं तो सॉ टूथ में हमारा ग्रेजुअल इंक्रीज है, देन उसके बाद डिक्रीज है ना। इसके अलावा वी कैन सी कि अगर हम ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं, इसमें इवन फर्दर मोर और ग्रेजुअल इंक्रीज इन करंट है। तो ट्रायंगुलर में वी कैन सी कि हमें और ज़्यादा इंटेंसिटी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू द सॉ टूथ टाइप ऑफ इम्पल्स, है ना। तो इस तरह का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। आई होप सबको ये चीज़ समझ आई। यस सर। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमेशा ऐसा नहीं, मतलब अगर आप एक पर्सन में लेट्स से कोई अगर आपको बोलता है कि इस पर्सन में हमें इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है करंट की, तब जाके ये पर्सन मोटर रिस्पॉन्स शो करता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको एक बार पल्स जो पल्स जो शेप है उसको एक बार को देखने की ज़रूरत है कि मतलब वो इम्पल्स जो है वो कौन से टाइप का हम पल्स दे रहे हैं, मतलब करंट का जो पल्स दे रहे हैं वो ट्रायंगुलर है या वो सॉ टूथ है, या वहाँ पे हम सडन इंक्रीज कर रहे हैं करंट में, तो किस टाइप का हम वेव फॉर्म दे रहे हैं, दैट कैन वेरी। मे बी हम उस पर्सन को बहुत ग्रेजुअल इंक्रीज इन करंट दे रहे थे, बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था, तब जाके हम उसको काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी पे वो पर्सन मसल कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा था। हमने वेव फॉर्म चेंज किया, हमने सडन इंक्रीज इन करंट किया, एंड उसके बाद में हमें बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी पे ही हमें मोटर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल गया, है ना। तो इट कैन वेरी, तो यू नीड टू लुक फॉर द टाइप ऑफ वेव फॉर्म जो कि हम उस पर्सन को उस इलेक्ट्रिकल मोडालिटी में दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमने जो उसकी बात करी थी, इलेक्ट्रिक शॉक की जो हमने बात करी थी। इलेक्ट्रिक शॉक जब हमें लगता है तो इलेक्ट्रिक शॉक तो सडन इंक्रीज होता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक तो ऐसा नहीं होता कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो इन डैट केस इवन दो बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ लेट्स से एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसमें बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ करंट है, लेकिन वो स्लाइट करंट बहुत सडनली इंक्रीज हो गया, मतलब सडनली इन द सेंस मतलब इंटेंसिटी सेम है, लेकिन जो करंट का वेव फॉर्म है वो एकदम से बहुत स्लाइट, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब एकदम शार्प इंक्रीज हुआ उस वेव फॉर्म में, शार्प डिक्रीज हुआ। जैसे हमारा हाथ छोटा उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, हमारा शार्प डिक्रीज इन वेव फॉर्म हुआ। तो इन दैट केस इवन दो बहुत इंटेंसिटी काफ़ी कम थी उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, लेकिन स्टिल हमें एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टेटनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारी बॉडी में हुआ, जिसकी वजह से हमें मसल मतलब हमें इलेक्ट्रिक शॉक फील हुआ। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता कि अगर उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से हमें करंट लग रहा है लेकिन वो करंट इंक्रीज हमारा बहुत ग्रेजुअली हो रहा है, तो इन डैट केस हमें इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं होता। हम बड़े आराम से, जब तक हमारा इतना ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन, टेटनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता उससे तो पहले हम अपना हाथ हटा लेते वहाँ से ना। तो इवन तो दोनों केस में, मतलब दोनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के केस में हमारा इंटेंसिटी सेम है करंट का, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो करंट मारता है स्लाइट ग्रेजुअल इंक्रीज से, एंड दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो कि करंट देता है सडन इंक्रीज ऑफ करंट से। तो ऑफकोर्स जहाँ पे सडन इंक्रीज होगा वहाँ पे हमें ज़्यादा टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन बॉडी में होगा, एंड वहाँ पे शॉक जो होगा हमें ज़्यादा फील होगा, ज़्यादा स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में होगा, है ना। आई होप सबको इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्लियर हो गया एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। यस। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग अप टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, मतलब ये तो हमें पता ही है कि मतलब क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं करंट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, द बॉडी टिश्यू आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक। हाँ, मेनली वी कैन से कि इफ़ आई आस्क यू, अगर हम दो इंडिविजुअल को कंपेयर करते हैं, एक इंडिविजुअल काफ़ी ओबीज है एज़ कम्पेयर टू अनदर इंडिविजुअल जो कि ज़्यादा मस्कुलर है, किस इंडिविजुअल में ज़्यादा करंट शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? जो पर्सन ज़्यादा मस्कुलर, द रीज़न फॉर दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मेशन,
तो करंट ट्रांसमिशन के लिए हमारे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो में, उसके फ्लो में हेल्प करते हैं। तो वी कैन से कि ऑफ कोर्स अगर एक पर्सन ज़्यादा मस्कुलर है तो इन दैट पर्सन मसल्स के अंदर हमें ज़्यादा मतलब टिश्यू फ्लूइड एंड ऑल दैट देखने को मिलेगा। देयर विल बी मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन टिश्यूज ना, इन मसल्स एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन जिसमें जिसमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है, जिसमें फैट ज़्यादा है। तो फैट्स डोंट हैव दैट हाई अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स इन देम एज कम्पेयर टू मसल्स। तो बिकॉज ऑफ दैट एक मस्कुलर पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन जो कि ज़्यादा ओबीज है। तो आई वोंट से कि बीइंग ओबीज इज़ अ बैड थिंग। ओबीज होना भी एक तरह से फ़ायदेमंद ही है थोड़ा बहुत। तो बिकॉज दैट हेल्प्स टू गिव एन लाइक यू कैन से प्रोवाइड्स अ शील्ड अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे वो जो फैट लेयर है वो इलेक्ट्रिक करंट को इतना एफिशिएंटली ट्रांसफ़र होने नहीं दे रही है। बिकॉज जो जो आयंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की जो हमें ज़रूरत है, जो जिससे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करता है, वो काफ़ी कम है इन फैट्स एज कम्पेयर टू मसल्स। दैट्स वाई पर्सन विथ more muscles will be more prone to electric shock as compared to another person with more amount of adipose tissue or more amount of fat. ठीक है। Okay, fats are bad conductors of electricity and muscles are good conductors of electricity, this we know. इसके अलावा epidermis, epidermis is कोई बताएगा epidermis क्या होता होगा? स्किन की आउटरमोस्ट लेयर। हाँ, this the outermost layer of the skin that is called as epidermis। ठीक है। तो it has again you can say एक value book में दी हुई थी, that is 1000 ohms। तो that is that much amount of resistance, has high resistance because of less amount of fluids। तो you can say epidermis has got almost 1000 ohms का हमें resistance हमारे epidermis में present होता है। एंड ठीक है। ओके। इसके अलावा ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, ये हमें पता है ना। कि मतलब ऑफ कोर्स मोटर नर्व स्टिमुलेशन से मोटर कॉन्ट्रैक्शन वो सब देखने को मिलेगा। द थिंग इसकी अगर हम इफेक्ट्स की बात करते हैं ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन दैट केस मसल कॉन्ट्रैक्शन करके हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन से होगा क्या। ऑफ कोर्स अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे वी विल सी दैट देयर विल बी मोर अमाउंट ऑफ पंपिंग ऑफ दैट मसल। पंपिंग अगर हो रही है मसल की, तो इन दैट केस लेट्स से अगर हम पेरिफेरल मसल्स की, हमारी गैस्ट्रोसोलिस की अगर हम पंपिंग करते तो इन दैट केस वी कैन हैव अ प्रॉपर यू कैन से वीनस ड्रेनेज। अगर वीनस ड्रेनेज अफेक्टेड है इन अ पर्सन है ना, विथ मे बी विथ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो इन दैट केस वी कैन प्रोवाइड दिस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑन द गैस्ट्रोसोलियस, जहाँ पे वी कैन हैव एन एफिशिएंट वीनस ड्रेनेज है ना। एंड इसके अलावा ऑफ कोर्स देयर विल बी ड्रेनेज ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द मसल। इसके अलावा बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन of the muscle, there will be an increased demand in the muscle, you know, and for oxygen and for food stuff and all that. So there will be an increased demand for it, you know. And similar to voluntary contraction, there is an increase in metabolism as well. So we can get an increased amount of metabolism, increased amount of demand for food and for fluids and for oxygen and all that, you know. And we can have these waste products getting out of the muscle, and इसके अलावा venous drainage में help कर सकता है। तो these are all the things that we can talk about by using the muscle contraction, or you can say that can be the effects of muscle contraction। ठीक है। तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन से हमें ये सारे फ़ायदे, ये सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा वी नीड टू गो फॉर द नर्व स्टिमुलेशन एज वेल, बिकॉज इवेंचुअली जब हम नर्व को स्टिमुलेट करेंगे तभी तो नर्व अपना रीजनरेशन शो करेगा। नर्व में रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। लाइकवाइज हमारे कुछ विसरल ऑर्गन्स होते हैं, कोई बता सकते हो कोई विसरल ऑर्गन जिसमें रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है? लिवर एग्जैक्टली। लिवर में लिवर ट्रांसफ़र अगर सर्जरी हो तभी लिवर ट्रांसफ़र सर्जरी इतनी ज़्यादा होती है इजीली, बिकॉज लेट्स से एक पर्सन का अगर लिवर अगर अफेक्टेड है तो इन डैट केस दूसरे पर्सन से जो कि क्लोजली रिलेटेड हो, मे बी उस पर्सन का फैमिली मेम्बर्स हो, मे बी मदर, और यू कैन से जो भी, ताकि कम से कम ग्राफ्ट रिजेक्शन हो। लेकिन वी कैन टेक अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द लिवर, एंड लिवर में हमारे पास टॉटिपोटेंट सेल्स होते हैं जो कि सेल्फ रीजनरेशन करते हैं, एंड उसके बाद में वी कैन से इट eventually gets converted into a full-fledged liver as a whole।
तो इसका मतलब लिवर हैज़ गॉट दिस पोटेंशियल टू रीजनरेट. लाइकवाइज नर्व्स में भी रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है. एंड तो नर्व स्टिमुलेशन जब हम करते हैं तो नर्व स्टिमुलेशन से वी कैन हैव दैट प्रोसेस, जो हमारा नर्व रीजनरेशन का जो प्रोसेस होता है, दैट स्पीड, मतलब उसकी दैट इंक्रीजेज ना, रीजनरेशन की जो स्पीड वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है. एंड इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन भी ज़रूरी है, जहाँ पे हमें ये सारे इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं बाय द मसल कॉन्ट्रैक्शन. Okay, I hope we are clear till now. Yes, sir. It's Okay. Okay. Now, stimulation of denervated nerves and ठीक है. देखो, the same thing that I have talked about this earlier, that in this case, like if you are trying to stimulate an innervated nerve, तो जो मैं बात कर चुका हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि if you are trying to stimulate an innervated nerve, तो in that case we can go for 0.1 to 1 millisecond. But we in case of denervated nerves, we need to go for a longer pulse duration, एक longer pulse duration and a low amount of frequency की हमें ज़रूरत पड़ेगी. Only then we can go for the stimulation of the denervated nerves as compared to the innervated nerves. So hence we can say that Faraday current is not satisfactory for the stimulation of the denervated nerves, and in that case we need to go for the galvanic current, where it has got 30 hertz of frequency. Unlike the Faraday current, जिसके पास कितना था, कोई बता सकता है? Faraday current का frequency कितना था? 50 to 100 hertz ना. 50 to 100 hertz, and इसके अलावा 0.1 to 1 मिलीसेकेंड की पल्स ड्यूरेशन था. तो एंड गैल्वेनिक करंट में पल्स ड्यूरेशन इज़ मच मोर देन 1 मिलीसेकेंड. तो काफ़ी आराम से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का पल्स ड्यूरेशन मसल को, नर्व को मिल गया. एंड इसके अलावा बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी है, बहुत ही कम नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स है, तो अब वो आराम से स्टिमुलेट हो सकता है. एंड उतने टाइम में हमारे जो इनर्वेटेड नर्व्स अगर कुछ बची है तो वो आराम से वो एकोमोडेशन में चली जाएगी, बिकॉज इतना स्लो, इतना ग्रेजुअल इंक्रीज इन मतलब वो है. तो इन दैट केस इनर्वेटेड नर्व्स जो है वो आराम से अपना एकोमोडेशन में है. एंड अब हमारी जो डिनर्वेटेड नर्व्स है वो स्टिमुलेट हो रही है. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉकिंग अबाउट द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ Faraday current, or you can say chemical effects of current as a whole. So in that case, you need to talk about the term that is called as electrolytes. Electrolytes basically, you can say that there are electrolytes which are being formed. You can say a liquid and electric current can pass through. It may be you can say blood. It can be the tissue fluid, the lymph. It can be the sweat. ठीक है. तो ये सारे फ्लूइड्स की हम बात कर सकते हैं जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, विच हैज़ गॉट दिस कैपेबिलिटी to transfer or transport the electric charges more efficiently. तो इनका फॉर्मेशन जब हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है, व्हेन अ डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, तो केमिकल चेंजेस अकर्स एट द इलेक्ट्रोड्स. तो वी कैन से कि if the chemicals formed come in contact with the tissues, तो वी कैन से लेट्स से अगर स्वेट वहाँ पे हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम क्यों जब इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं तो हमें उस रीजन को क्लीन करना चाहिए पहले, मतलब बाय यूज ऑफ वाटर एंड मे बी ए सोप. हमें उस रीजन को क्लीन करना चाहिए. इसका रीज़न यही है कि एक तो वहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई स्वेट या कुछ अगर प्रेजेंट है उसको हम रिमूव कर दे. एंड इसके अलावा वहाँ पे इफ़ देर इज़ एनी प्रेजेंस ऑफ डर्ट और ग्रीस और समथिंग ना, तो उसको भी हमें रिमूव करना ज़रूरी है. बिकॉज ग्रीस को भी हम रिमूव कर रहे हैं तो देर विल बी मोर एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इनसाइड द नर्व टुवर्ड्स द नर्व एंड इनसाइड द मसल ना, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा. एंड दैट इज़ द रीज़न वी नीड टू क्लीन इट फर्स्ट बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ दैट नर्व और मसल स्टिमुलेशन ना. ओके. तो देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि हमारा वो इलेक्ट्रोलाइट, लेट्स से अगर वो स्वेट प्रेजेंट है वहाँ पे, एंड वो स्वेट इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस we can see the formation of electrolyte, and that can lead to, there can be a danger of electrolytic burn. There can be these burns which can be formed on the skin surface. ठीक है. तो that is the chemical effect of Faraday current. There can be electrolytic burn because of formation of electrolytes. Electrolytes are the fluids or the liquids which are having those ions which can efficiently transport the electric charges. ठीक है. The chance of burn are less in okay, this is again important, that the chance of burn is less in intermittent DC than in case of constant DC. Can anyone tell me the meaning of the term intermittent? या intermittent DC होता क्या On होगा? and off हाँ. intermittent.
एग्जैक्टली है ना, जो कि ऑन ऑफ ऐसे हो रहा है। लाइक वाइज हम एस डब्ल्यू डी में भी कह सकते हैं, या फिर कोई भी मोडालिटी जो कि हमारा इंटरमीडियंट मोड पे है, जहाँ पे वो ऑन हो रहा है देन ऑफ हो रहा है। तो अगर हमें लेट्स से ज़्यादा, अगर हम एस डब्ल्यू डी की बात करते हैं, तो इन डैट केस अगर हमें ज़्यादा डीपर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन चाहिए ऑफ हीट, तो इन डैट केस आपको क्या लगता है हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, इंटरमीडियंट या कांस्टेंट? कौन? नहीं, वी नीड टू गो फॉर इंटरमीडियंट वन। इंटरमीडियंट अगर हम यूज़ करेंगे, इंटरमीडियंट ऑन हुआ, उसके बाद ऑफ में इट गॉट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो इंटरमीडियंट जब हम यूज़ करते हैं, तो इन दैट केस वी विल फाइंड मोर डीपर पेनिट्रेशन ऑफ हीट इन एस डब्ल्यू डी एज कम्पेयर टू कॉन्स्टेंट एस डब्ल्यू डी। लाइकवाइज हम यहाँ पे भी अगर अगर हम देखते हैं, तो इन दिस केस अगेन वी कैन सी कि इंटरमीडियंट करंट, अगर हम इंटरमीडियंट डीसी अगर हम यूज़ करते हैं, तो इंटरमीडियंट डीसी में देर इज़ मोर एफिशिएंट मसल कॉन्ट्रैक्शन एज कम्पेयर टू कांस्टेंट, बिकॉज अगेन इंटरमीडियंट अगर हमने यूज़ किया तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन इट गॉट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर रिलैक्सेशन, देन और एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ, तो और एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब कि मसल इज गेटिंग एम्पल टाइम टू रिलैक्स, एंड देन इट कैन लाइक कॉन्ट्रैक्ट अगेन मोर एफिशिएंटली। तो वो हमारा इंटरमीडियंट डीसी में देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू, देर इज मोर एफिशिएंट मसल कॉन्ट्रैक्शन और यू कैन से मसल स्टिमुलेशन in case of intermittent DC as compared to constant DC. And लेकिन इसके साथ में एक चीज़ हो रहा है कि the chances of burn are again it is less in case of intermittent DC as compared to constant, because again intermittent में it is getting some amount of time to relax, and उसकी उतने टाइम में लेट्स से अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्मेशन अगर हो रहा है, तो वो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होगा ना जितना हमारा कांस्टेंट डीसी में होगा। कॉन्स्टेंटली हम डायरेक्ट करंट अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो देर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि कंसिस्टेंटली वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन लीड टू दिस इलेक्ट्रोलाइटिक बर्न्स। लेकिन अगर हम इंटरमीडियंट डायरेक्ट करंट अगर हम यूज़ करते हैं, तो इन दैट केस इट इज़ गेटिंग सम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर रिलैक्सेशन, वहाँ पे उतने टाइम में हमारा करंट वहाँ पे नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मेशन हुआ भी है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द केस जहाँ पे हम कांस्टेंट डीसी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई द चांस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक बर्न इज लेस इन केस ऑफ इंटरमीडियंट डीसी, एंड देर इज मोर एफिशिएंट मसल कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरमीडियंट डीसी एज कम्पेयर टू कांस्टेंट डीसी। ये क्लियर हो सबको? यस सर। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग अप टू द इंडिकेशंस ऑफ फेराडे करंट। ठीक है, ये सब तो ये सब हमने याद करे होंगे जब हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में यही सब हम याद करते थे, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो हमारे आई थिंक सब इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ का सिमिलर है। कुछ एग्जाम्पल बताओगे आप कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ एज अ होल? पेसमेकर। हाँ, पेस मेकर, एग्जैक्टली पेस मेकर हो गया। स्पेसिफिकली एस डब्ल्यू डी में पेस मेकर बहुत मतलब बिल्कुल ही उस पर्सन को ले जाना ही नहीं चाहिए उस जगह पे जहाँ पे मतलब उस रूम में, बिकॉज अगेन इट कैन हैम्पर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेस मेकर, तो दैट कैन बी फैटल। तो वो चीज़ उसके अलावा हाँ और क्या हो सकता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन? प्रेग्नेंट वुमेन। हाँ, प्रेगनेंसी हो सकता है, हाँ प्रेगनेंसी हो सकता है, मेटल इम्प्लांट हो सकता है, हाँ ट्यूमर्स हो सकता है, हाँ ट्यूमर्स, मेटास्टेटिक ट्यूमर्स हो सकता है। हाँ, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। हेमरेज कह रहे हैं। हैमरेज, हैमरेज, हाँ ओके, हाँ मतलब इंटरनल हैमरेज अगर है, हाँ ऑफ कोर्स उस केस में भी तो आई थिंक हैमरेज अगर इंटरनल हैमरेज है या एक्सटर्नल हैमरेज, आई थिंक दैट इज़ अ केस ऑफ एमरजेंसी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ना, तो इन दैट केस वी नीड टू गो फॉर एमरजेंसी केस एंड ऑल दैट। हाँ ऑफ कोर्स उस केस में वी डोंट गो फॉर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑल दैट। हाँ, उस केस में भी वी कैन डू दिस, एंड ठीक है। तो मतलब ये सारे हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन एज अ होल तो है, एंड द थिंग इसकी स्पेसिफिकली जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी जैसे लाइक आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ HCPC रजिस्ट्रेशन ना फॉर UK लाइसेंसिंग। तो इसमें लाइक दे आर आस्किंग मी कि मतलब वहाँ पे पर्टिकुलरली एक सेक्शन है जहाँ पे लाइक दे आर फोकसिंग मोर ऑन द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस दैन इंडिकेशंस, कि आपने जब अपना प्रैक्टिस किया या फिर अगर आप पेशेंट देखते हो, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फोकस मोर ऑन। तो उसमें मतलब वो दे डोंट केयर मच अबाउट द इंडिकेशंस की ठीक है इंडिकेशंस आप कर लोगे, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज
दे रियली केयर फॉर देयर लाइक इंडिविजुअल्स एंड फॉर देयर सिटीजन्स की चलो कुछ सही कर रहे कि नहीं कर रहे हम, लेकिन कुछ गलत ना करें एटलीस्ट। तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमें पता होना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू इंडिकेशंस। इंडिकेशंस तो चलो हमें पता ही है फिर क्या करना है, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अगर हमें नहीं पता, दैट इज़ अ बिग ट्रबल। तो लाइक दे रियली आस्क यू फॉर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो आपने आपने अप्लाई करी होगी आपके प्रैक्टिस के टाइम पे, या फिर कोई पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहनी चाहिए। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर बड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग, बिकॉज उनको पेशेंट सेफ्टी एंड वो सब बहुत ज़्यादा उनके लिए मतलब ज़रूरी है बिकॉज ऑफ डैट। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वी मस्ट नो फॉर श्योर, और वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की वैल्यू शुड बी मच मोर देन द वैल्यू ऑफ इंडिकेशंस। इंडिकेशंस तो फिर हमें पता चल ही जाएगा क्या होगा। ओके, तो इसके अलावा द इंडिकेशंस जहाँ कहाँ पे हमें यूज़ करना है, तो दैट कैन बी ठीक है, फैसिलिटेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, री एजुकेशन। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ द टर्म री एजुकेशन ऑफ मसल एक्शन? कोई बता सकता है? रीएजुकेटिंग मीन्स कि जैसे लेट्स से एक पर्सन फ्रैक्चर केस था, फ्रैक्चर केस के बाद में वी केप्ट दैट स्ट्रक्चर इन अ पर्टिकुलर इमोबिलाइज्ड फॉर्म, इमोबिलाइज्ड स्टेट फॉर मे बी नेक्स्ट यू कैन से 1.5 month, एंड उसके बाद में वी ब्रॉट इट बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, एंड नाउ वी कैन से कि वी वांट द मसल, वी वांट टू रीएजुकेट द मसल को हम रीएजुकेट करना चाहते हैं कि उसका अपनी एक्शन जो उसका एक्शन था, एंड मे बी देर माइट बी रीज़न कि मे बी कोई नर्व अगर अफेक्ट हो गई है, बिकॉज ऑफ डैट जो वो मसल थी इट फॉरगॉट इट्स एक्शन, जो एक्शन वो कैरी आउट करती थी, एंड इन डैट केस वी नीड टू एजुकेट इट अगेन, कि उसको हमें बताना ज़रूरी है कि किस टाइप का एक्शन उस मसल को प्रोवाइड करना है। तो वो हम मसल स्टिमुलेशन से कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट मसल विल अगेन स्टार्ट वर्किंग द वे जिस तरह से हम उसको मसल स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज re-education of muscle contraction. तो फॉर एग्जाम्पल स्टिमुलेटिंग द इंट्रिंसिक फुट मसल्स इन केस ऑफ फ्लैट फुट है ना। अगेन फ्लैट फुट में अगर हम देखते हैं, हम आपको याद हो हमने कुछ मसल्स की बात करी थी इन केस ऑफ फ्लैट फुट, नॉट इन केस ऑफ फ्लैट फुट बट इन केस ऑफ फुट आर्चेस। अब हमने फुट के आर्चेस की बात करी थी, द मीडियल आर्च, द लैटरल आर्च, तो वहाँ पे हमने कुछ मसल्स की बात करी थी, टिबियालिस पोस्टीरियर पेरोनियस लॉन्गस एंड ऑल दैट, आपको याद है? यस सर। है ना। तो है ना, तो हमने 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 देखा था कि वो हमने स्लिंग के पढ़ा, उसमें पढ़ा था ना, मतलब एक तो हमने पढ़ा था क्या क्या टाई बीम था एक, इसके अलावा स्लिंग था, इसके अलावा टॉप मोस्ट पार्ट कौन सा था, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट कौन सा था हमारा उसका कर्वेचर ऑफ फुट का। तो उसमें एक स्लिंग जो हमने पढ़ा था, स्लिंग मीन्स कि एक ऊपर से एक स्ट्रक्चर आ रहा है जिसने जो कि अटैच्ड है हमारा उस कर्वेचर ऑफ फुट के साथ में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड हमारा फुट का कर्वेचर जो है उसको वो मेंटेन करेगा। तो इन डैट केस अगेन अगर हमारा फुट फ्लैट है, मतलब फ्लैट फुट है, तो इन दैट केस इट मीन्स कि वो जो मसल्स है जो कि हमारे फुट के आर्च को मेंटेन रखने में हेल्प कर रही थी, वो मसल्स हमारी प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे। तो इन दैट केस वी कैन से कि उसका हम स्टिमुलेशन कर सकते हैं ऑफ दोज पर्टिकुलर मसल्स, इंट्रिंसिक फुट मसल्स, वेयर वी कैन री एजुकेट दोज मसल्स सो एज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फुट आर्च, है ना। तो ये चीज़ बहुत कम लोग करते हैं, मतलब आपके पास कोई पेस प्लेनस का केस आता है तो हम ठीक है हम इंट्रिंसिक फुट मसल्स के एक्सरसाइज एंड वो सब तो हम करते हैं, लेकिन उसका स्टिमुलेशन करना एंड इंट्रिंसिक मसल्स का मतलब उनको स्टिमुलेट करना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो उसको री एजुकेशन जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ट्रेनिंग न्यू मसल एक्शन, अगेन सेम चीज़ हमारी रिपीट हो रही है। सीविएट मोटर नर्व जो है इन दैट केस वी कैन गो फॉर इट, है ना। एंड अगेन फॉर इम्प्रूव्ड वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो जो कि हमने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऊपर भी पढ़ा था ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मतलब हम वी कैन गो फॉर द वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज और इवन वीनस ड्रेनेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मसल। एंड इसके अलावा द फॉर प्रिवेंशन एंड लूजनिंग ऑफ एनी एडहेशन, तो लेट्स से there is formation of any adhesion after any you can say any kind of wound or something, वहाँ पे हमारे पास एडहेशंस फॉर्म हो जाते हैं, मतलब यू कैन से कि जो स्किन सर्फेस है इट हैज़ लॉस्ट इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इट इज़ नॉट एबल टू stretch as efficiently as it was able to before that injury. So in that case, so in order to break those adhesions, we can again use these electrical modalities so as to break the adhesions and so as to make that structure stretch and loosen up, है ना। तो that can also be done by using this thing. तो you need to just remember at least this, ताकि आपके पास मे बी अगर ऑप्शंस में आ जाता है, तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस में आपके पास एक में एडहेशन आ गया, एक में
वेस्ट रिमूवल आ गया, एक में मसल कॉन्ट्रैक्शन आ गया, और एक और फोर्थ ऑप्शन है जो कि मे बी नन ऑफ द अबव या समथिंग लाइक दैट। तो आपको उस तरह से ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आई थिंक इट इज़ रियली सिंपल ना, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। Okay, now coming up to the techniques of treatment with Faradic current. Okay, आई होप आप सब ने फेरेडिक करंट कभी ना कभी यूज़ किया होगा, सबने यस फेरेडिक सर। करंट यूज़ किया है। कौन कौन से केस में आपने फेरेडिक करंट यूज़ किया हुआ है, कुछ कुछ केस बताओगे? बेल्स पैल्सी या फिर कौन सा केस, कोई नर्व? बेल्स में भी किया है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ओके, तो वी कैन सी कि अगर हम इफ यू आर यूजिंग दिस फैराडिक करंट, और यू कैन से इफ यू आर यूजिंग दिस apparatus, तो इन दैट केस वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू clean that particular skin surface na, in order to remove any kind of dirt, and also to remove any kind of electrolytes अगर वहाँ पे present है, so as to prevent any kind of electrolytic burn, है ना, that we can go for. इसके अलावा दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड, ये हमारा आई थिंक सूरज कुमार में क्वेश्चन है, दैट दिस फैराडिक करंट मोडालिटी, it should be kept at least 2 meters away from SWD, because again the SWD can you can say hamper with the frequency of this particular modality, so it must be kept at least 2 meters या इससे ज़्यादा, मतलब away from any kind of electrical modality. किसी भी electrical modality से हमें SWD जो modality है उसको हमें अलग रखना चाहिए, and that is the reason कि कई जगह पे हमारी SWD modality जो है वो हमारी discontinued है, discard होती गई है। USA में हमारी SWD it is discarded, मतलब you can't use SWD in physiotherapy practice, है ना। इसके अलावा we know we have got these electrodes, and if I ask you, electrodes के जो corners होते हैं, are they like sharp, we have got sharp corners, or do we have got rounded corners in electrodes? राउंडेड होता है। राउंडेड क्यों होते होंगे? हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे ना जाके बीच में, सेंटम। हाँ, हीटिंग इफेक्ट मेनली हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है उसका टेंडेंसी रहती है कि वो जितने कॉर्नर्स की तरफ, आपने वो डायग्राम आपको याद है जो हमने कल या परसों पढ़ा था, तो वो उसमें एक ऐसे सेमी सर्कुलर था, उसके बाद एक कॉर्नर बना हुआ था, तो कॉर्नर की तरफ में हमारे चार्जेस ज़्यादा मतलब उस तरफ आ जाता है। तो इन दैट केस यू कैन से कि जहाँ पे कॉर्नर्स, शार्प कॉर्नर्स अगर प्रेजेंट है, जैसे अगर हमारे इलेक्ट्रोड्स पे शार्प कॉर्नर्स प्रेजेंट है, तो इन दैट केस देयर कैन बी अ हाई चांस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक बर्न in the region जहाँ पे हमारे sharp corners of electrode present है, and that is the reason why we have got these circular electrodes, और you can say normal electrodes जो होते हैं वो हमारे मतलब edges जो होते हैं वो circular shape में होते हैं, ताकि वहाँ पे charges का accumulation ना हो, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा of course we can be this is again a question in Suraj Kumar, that how many layers of lint do we need to have, है ना, over the electrode, so as to prevent any kind of electrolytic burn. So we need to have at least 8 layers of lint, 8 lint cloth का 8 layers of lint cloth we need to apply it above the surface of the electrode, so as to prevent any kind of electrolytic burn, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन आपको सूरज कुमार में मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट एन एफिशिएंट अमाउंट ऑफ current transmission through the skin surface, we can soak those electrodes or the pads in 1% saline. It means can anyone explain me कि एक 1% saline होता क्या है? 1% saline का मतलब क्या होता होगा? ओके, 1% मीन्स कि लेट्स से अगर हमारे पास 100 ml ऑफ वाटर है, तो उसमें से हमने 1 ml वाटर हटा दिया, मतलब 99 ml ऑफ वाटर है, एंड उसके बाद में 1% मतलब 1 ml ऑफ, यू कैन से 1 ml या उतना 1 पार्ट जो है, 1 ऑफ 100 पार्ट जो है वो हमारा उसमें सलाइन हो जाए, और यू कैन से सॉल्ट, ठीक है, वो उसमें प्रेजेंट है। नाउ द थिंग इज कि उसमें हम सलाइन अगर अप्लाई कर रहे हैं, सलाइन अगर उसमें हम डाल रहे हैं, तो इन डैट केस अगेन वहाँ पे आयंस जो है ना, सोडियम क्लोरीन आयंस जो है, तो वो आयंस उसके अंदर प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ दोज आयंस यू विल सी कि हमारा देयर विल बी मोर एफिशिएंट पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट inside the skin, and for that, for more efficient transmission, you can say कि it decreases the resistance of the wetting solution, and इसके अलावा it increases the efficiency of current transmission, and for that we can even go for soaking of those electrodes in 1% saline water, ठीक है।
and ठीक है, they don't have any corners and they're rounded so as to prevent any concentration of current है ना in the corners of the electrodes, so that can be seen. इसके अलावा ठीक है, इसको इसको मैं इतना इतना ज़्यादा वो नहीं करता. पेशेंट प्रिपरेशन आई थिंक ये सब हमें आइडिया है इसके बारे में ना, कि वी नीड टू क्लीन द रीजन. एंड इसके अलावा फॉर डेल्टॉइड्स अगर हम बात करें तो स्लिंग्स कैन बी यूज है ना. लेट्स से अगर आपने कभी यूज़ किया है स्लिंग काउच या स्लिंग बेड जो होता है, मतलब लेट्स से आपको आइडिया है स्लिंग क्या होता है? सर है ना, जैसे आपने ऐसा काउच देखा होगा जिसमें ऊपर पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसके वहाँ से आपका पुली के थ्रू आपका स्लिंग मीन्स स्लिंग अगेन सेम टर्म जो मैंने यूज़ किया था फुट के आर्चेस में भी, स्लिंग है ना, जो मसल ऊपर से आ रही है, तो मतलब ऊपर से एक रोप टाइप स्ट्रक्चर आ रहा होता है एंड यू कैन जस्ट प्लेस योर आर्म इनसाइड दैट. तो इट्स लाइक समथिंग लाइक कि मतलब एक स्लिंग ऐसे प्रेजेंट है, उस स्लिंग में अगर मैं अपना आर्म डाल दूँ है ना, एंड वो पुली के थ्रू ऐसे लटका हुआ है, तो इन डैट केस अगर लेट्स से मुझे कोई भी एक्शन अगर आर्म पे करना है, तो इन डैट केस इसको मैं स्टिमुलेट भी कर रहा हूँ, एंड स्टिमुलेट करने के साथ में मेरा वो एक्शन बड़ा इजीली कैरी आउट हो पा रहा है. तो वरना इसके अलावा जो थेरेपिस्ट है उसको पैसिवली पकड़ के वो मूवमेंट कराना पड़ता है. सो एज टू ईजन इट आउट, उसको थोड़ा ईजी करने के लिए हम वी कैन यूज़ द स्लिंग्स, एंड स्लिंग को हम यूज़ करके वी कैन ईजिली गेट दोज एक्शंस है ना, बाय स्टिमुलेटिंग द मसल. एंड उसके अलावा हमें वो एक्शन देखने को मिल रहा है बाय द यूज़ ऑफ दोज स्लिंग्स है ना, उसमें ऊपर पुलिस भी प्रेजेंट होती है. तो वी कैन यूज़ द स्लिंग्स फॉर द डेल्टॉइड, अदरवाइज एक्शन वोंट कम. एंड इसके अलावा ठीक है, वी कैन गो फॉर द सलाइन वाटर, ये सब हमें आइडिया है. हाँ ठीक है, वी कैन यूज़ द रबर बैंडेजेस एंड ऑल दैट. हाँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट, वी कैन यूज़ द टर्म दैट इज कॉल्ड एज जैकोनेट. जैकोनेट इज बेसिकली अ प्लास्टिक शीटिंग that can be used to protect the clothes from moistening. आप जो नॉर्मल शीट यूज़ करते हैं ना, so as to prevent, because again अगर हम मसल स्टिमुलेशन कर रहे हैं, तो in that case we are using this 1% saline water as well. and because of that हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं, हमारे इलेक्ट्रोड्स अलग अलग टाइप के होते हैं ना. एक पेन इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा एक पैड इलेक्ट्रोड होता है. देखा है आपने पेन इलेक्ट्रोड आपने यूज़ किया है? यस सर. ठीक है, पेन इलेक्ट्रोड के आगे हम किस तरह से हम उसके आगे कॉटन प्लेस करके उसको हम कवर अप करते हैं ना. डायरेक्टली हम मेटल पीस ऑफ पेन इलेक्ट्रोड अप्लाई नहीं करते हैं, हम उसके ऊपर कॉटन अप्लाई करते हैं, उसके बाद में वी ट्राई टू स्टिमुलेट है ना. तो इस तरह से हम करते हैं उसको. एंड उसके अलावा हाँ, वी कैन यूज़ द पेन इलेक्ट्रोड और द पैड इलेक्ट्रोड. एंड इसके अलावा वी कैन हाँ, तो उसको हमें मतलब जो पेन इलेक्ट्रोड मेनली जो हमारा होता है, या फिर इवन पैड इलेक्ट्रोड भी है, उसको हमें सोक करना पड़ता है इन दिस 1% saline वाटर. एंड इन दैट केस देयर कैन बी चांस ऑफ द क्लोथिंग ऑफ द पर्सन गेटिंग moist, and because of that we need to have this jaconet. Jaconet is basically a plastic sheet that can be used in order to prevent the clothes from getting wet. So just remember the term jaconet, and maybe they might ask you this thing. Okay. Okay, now talking about the stimulation of motor points. So stimulation of motor points में again we need to first of all figure out किस तरह से हम फिगर आउट करते हैं. मतलब एक मसल में अगर हमें फिगर आउट करना है कि उसका मोटर पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, हम किस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं? किसी को आइडिया है? देखो, सिंपली व्हाट यू कैन डू, लाइक लेट्स से अगर मैं बाइसेप की बात कर रहा हूँ, बाइसेप के ऊपर मैंने स्टिमुलेशन अप्लाई किया, एंड स्टिमुलेशन अप्लाई करके लेट्स से अगर मेरे पास पेन इलेक्ट्रोड है, पेन इलेक्ट्रोड को मैं अलग अलग जगह रीजन ऑफ बाइसेप पे मैं उसको मूव करूँगा. एंड द रीजन जहाँ पे मैक्सिमम एल्बो कॉन्ट्रैक्शन मुझे मिल रहा है ना, मैक्सिमम एल्बो कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे मिलेगा जिस जगह पे स्टिमुलेट करने से, दैट विल बी द मोटर पॉइंट ऑफ दैट मसल. या फिर इसको आप इसके बिना भी कर सकते हो. इवन आप यू कैन जस्ट प्लेस योर फिंगर ऑन द मसल एंड यू कैन आस्क द पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट इट, एंड जहाँ पे आपको मैक्सिमम स्टिमुलेशन देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम पंपिंग ऑफ दैट मसल देखने को मिल रहा है, तो अगेन वहाँ से भी आप फिगर आउट कर सकते हो. बट इससे बेटर है कि आप अगर इलेक्ट्रिक मोडालिटी यूज़ करो, पेन इलेक्ट्रोड यूज़ करो, एंड जिस जगह पे स्टिमुलेट करने पे मैक्सिमम एल्बो फ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, दैट विल बी द रीजन जहाँ पे हमें उस मसल का मोटर पॉइंट देखने को मिलेगा. एंड उस रीजन पे मोटर पॉइंट पे हमें अपना इलेक्ट्रोड प्लेस करने की ज़रूरत है. हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और एक पैसिव इलेक्ट्रोड होता है कि नहीं? यस सर. है ना, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक पैसिव इलेक्ट्रोड. एक ब्लू कलर का होता होगा, एक रेड कलर का होता होगा. आई थिंक हमारे यहाँ तो एटलीस्ट ब्लू एंड रेड होता था. पैसिव वाज ब्लू एंड एक्टिव वाज रेड. ऐसे ही होता है सबके यहाँ पे? आपका भी ऐसे ही? आई थिंक सबको ऐसे ही होता रहता है. तो पैसिव इज ब्लू एंड एक्टिव इज रेड. एंड पैसिव इलेक्ट्रोड यू कैन प्लेस एनीवेयर
एट मे बी एट द ऑरिजिन उस मसल के पे प्लेस कर सकते हो, और यू कैन प्लेस इट समवेयर इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब नेक के पास में आप प्लेस कर सकते हो, और नियर द वर्टिब्रल कॉलम आप प्लेस कर सकते हो। मेनली मैं उसको नेक पे प्लेस करता था, या फिर यू कैन इवन प्लेस इट ऑन द ऑरिजिन ऑफ द मसल। लेकिन ऑरिजिन पे आप अगेन आपका डेल्टॉइड यहाँ पे वो सब है, तो इट्स बेटर तो आप उसको सेंटर मिड लाइन के पास में प्लेस करो, आपका पैसिव इलेक्ट्रोड, एंड देन आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है, एक्टिव इलेक्ट्रोड में आपका पैड इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, या फिर आपका पेन इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको आपको एक जगह पे स्टिमुलेशन देना है, या फिर आपको स्टिमुलेशन आपको अलग अलग रीजन्स पे देना है। इसके इसके दो टेक्निक्स होते हैं, एक होता है हमारा स्टेबाइल टेक्निक, हमारा होता है लेबाइल टेक्निक। यहाँ पे आगे नाम आएगा आई थिंक कहीं पे, हाँ यहाँ कहीं है। तो एक एक हमारा हमारा आगे शायद आएगा मेरे ख्याल से। तो एक हमारा होता है स्टेबाइल टेक्निक, एक होता है लेबाइल। लेबाइल मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबाइल मीन्स कि जहाँ स्टेबल है, मतलब कि मैंने एक एक पैसिव इलेक्ट्रोड मैंने सेंटर पे प्लेस किया, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड मैंने उस मसल के ऊपर प्लेस कर दिया, एंड अब वो एक एक यू कैन से ग्रॉस वे में पूरी मसल को स्टिमुलेट कर रहा है ना। दैट इज कॉल्ड एज स्टेबल टेक्निक, जहाँ पे पूरी मसल को वो स्टिमुलेट कर रहा है। एंड उसके अलावा दैट वी कैन यूज़ इन द केस जहाँ पे पूरे बाइसेप मसल या पूरा वो जो लार्ज मसल है वो पूरे का पूरा हमारा अफेक्टेड है। एंड इन केस जहाँ पे लेट्स से अगर हम क्वाड्स की बात कर रहे हैं, तो वी कैन से लेट्स से हमारा वास्टस मीडियलिस अगर अफेक्ट हुआ है, तो सिर्फ वास्टस मीडियलिस है, वास्टस लैटरलिस एक पर्टिकुलर मसल अगर अफेक्ट है, तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर द लेबाइल टेक्निक, जहाँ पे हम पेन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, या इवन हम पैड इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं, एंड वी आर जस्ट मूविंग इट अलॉन्ग द कोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल। तो उस मसल का हमें एनाटमी पता है, वो मसल कहाँ पे प्रेजेंट है, उस मसल के एनाटमी के अलॉन्ग हम उस पैड इलेक्ट्रोड को या फिर उस पेन इलेक्ट्रोड को हम मूव कर रहे हैं, एंड प्रिसाइसली उस जगह पे जहाँ पे हमें हमें उसको स्टिमुलेट करना है, हम उसको वहाँ पे कर पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज द लेबाइल टेक्निक, है ना। जहाँ पे वो लेबाइल टर्म बेसिकली लोकोमोटरी, मतलब जो कि मूवेबल चीज़ है, वहाँ से आया है लेबाइल टेक्निक। एंड स्टेबल मीन्स जो स्टेबल है, जो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट इज द स्टेबल टेक्निक। तो अभी हम आगे आगे टर्म आएगा आई थिंक कहीं ना कहीं, बट इसके अलावा वी कैन यूज दीज टू टेक्निक्स, एंड वी आर यूजिंग द एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑन द रीजन जहाँ पे हमें स्टिमुलेशन चाहिए, एंड पैसिव इलेक्ट्रोड मे बी ऑन एनीवेयर at the center of that muscle of the body, or you can say the origin of that muscle, ना वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये क्लेटन्स में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे कि लेट्स से अगर वी आर ट्राइंग टू स्टिमुलेट द वासस मीडियलिस, तो इन दैट केस वी कैन मेनली अगर हम बात करते हैं हमारा मोटर पॉइंट की, तो मोटर पॉइंट इज प्रेजेंट शॉर्ट डिस्टेंस अबव द नी, तो समवेयर अबव द नी वी विल फाइंड द motor point of vastus medialis. For extensor helps is longer somewhere in the lower one third of the lower leg. But again I would recommend you कि सिर्फ इस तरह से, मतलब from here we can get an idea कि कहाँ पे हमें motor point उस मसल का मिल सकता है। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले आप उस मसल का मोटर पॉइंट आप फिगर आउट करो बाय मूविंग द एक्टिव इलेक्ट्रोड इन डिफरेंट रीजन्स, जहाँ पे आपको जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम स्टिमुलेशन देखने को मिल रहा है, दैट इज़ द रीजन जहाँ पे हमें हमारा मोटर पॉइंट उस मसल का प्रेजेंट है। एंड नाउ उस मोटर पॉइंट पे वी कैन प्लेस आवर एक्टिव इलेक्ट्रोड, जहाँ पे हमें मैक्सिमम स्टिमुलेशन ऑफ दैट मसल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन उस मसल का देखने को मिलेगा, या फिर मैक्सिमम स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व्स उस मसल का हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस तरह से वी कैन फिगर आउट द मोटर पॉइंट ऑफ दैट मसल। लाइकवाइज हमारा क्वाड इसका लिखा हुआ था यहाँ पे कि फेमोरल ट्रायंगल के ऊपर वी कैन प्लेस द पैसिव इलेक्ट्रोड एंड द एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑन द मोटर पॉइंट समवेयर, है ना। तो इसके अलावा वी कैन गो फॉर द स्मॉल मसल्स, लाइक वी कैन गो फॉर द लम्ब्राइकल्स एंड द इंट्रोशाई एज वेल, ठीक है। तो वी कैन गो फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ दोज मसल्स एज वेल। तो वी कॉल इट बेसिकली एज फेरेडिक फुट बाथ। आपने नाम सुना है फेरेडिक फुट बाथ, Yes, sir. है ना। It's तो इसमें वी कैन यूज दिस वार्म वाटर एंड वी कैन ऐड सम 1% सलाइन टू दैट, एंड उसके अलावा वी कैन आस्क द पर्सन टू प्लेस देयर फुट इन दैट थिंग। लेकिन उससे पहले वी नीड टू प्लेस द एक्टिव एज वेल एज द पैसिव इलेक्ट्रोड। तो दोनों को हम उस वाटर के अंदर प्लेस कर देते हैं, एंड देन वी आस्क द पर्सन टू प्लेस देयर फुट on those electrodes, and then we can see there will be stimulation of these muscles. So in case of pes plenis, flat foot के case में we are trying to stimulate the lumbricals, and इसके अलावा let's say if there is any weakness or maybe any post fracture case of the lumbricals or something else, तो in that case या फिर let's say कोई show part fracture dislocation हुआ था या Liszt Franks fracture dislocation हुआ था, तो in that case post fracture rehabilitation के case में we can go for the this thing for Faradic foot bath, है ना। Okay, apart from that again we can go for the pelvic floor muscles as well. Specifically, is there anyone in this particular batch जो कि who wants to go for OBG OBS gynae के लिए जो जाना चाहता है? कोई इंटरेस्टेड नहीं है OBG के लिए?
आई वुड रिकमेंड कि ओबीजी में यू मस्ट गो, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक पहले आई आल्सो यूज्ड टू थिंक कि इसमें इतना क्या ही है, लेकिन द थिंग इज़ कि आई हैव गॉट सम ऑफ माई सीनियर्स, स्पेसिफिकली द गर्ल्स लाइक जो who mostly go for OBG because they can like again they can more understand about the obstetric and the gynecological conditions as compared to males because of course they are like more experienced with those conditions and all that. तो इसका मतलब कि and इसके अलावा like इसमें इसमें बहुत कम लोग हैं ओबीजी में जो करते हैं मास्टर्स या फिर इसमें जो प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें इसमें आपको काफ़ी आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ऑब्स गायनी को लेके, पीटी इन ऑब्स गायनी को लेके। एंड इसके अलावा ऑफ कोर्स जैसे एक मतलब आज के टाइम पे जितने भी हमारा जो क्लिनिक्स रहते हैं, जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, जो जो गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं, वो दे आर लाइक हायरिंग दिस क्या कहते हैं गायनेकोलॉजिकल पीटीज बिकॉज स्टिमुलेशन एंड उसके अलावा प्री पार्टम एंड पोस्ट पार्टम रिहेबिलिटेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड ऑल दैट, वो उनको भी खुद वो समझ आ रहा है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो एंड कितना कितना एफिशिएंट रहता है फॉर लाइक ड्यूरिंग पार्चुरेशन, आफ्टर पार्चुरेशन एंड बिफोर पार्चुरेशन, कितना ज़्यादा ज़रूरी है मतलब मसल्स को स्ट्रेंथन करना एंड फॉर एफिशिएंट लेबर एंड ऑल दैट है ना। तो उसके लिए मतलब इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस थिंग एंड ये भी एक बहुत अच्छा मतलब एक फील्ड है जो कि आपको आगे जाके। इसके अलावा जैसे कार्डियोपल्मोनरी में स्टिल लोग जाते हैं काफ़ी, लेकिन ऑब्स गायनी में बहुत कम जाते हैं। बट ऑब्स गायनी दोनों में, कार्डियोपल्मोनरी एंड ऑब्स गायनी दोनों में आपको नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी इंडिया में। न्यूरो में एंड स्पोर्ट्स में बाकी सब में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है बिकॉज काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे जो उन्होंने अच्छी जगह से किया हुआ है, जिनकी अच्छी नॉलेज है एंड लाइक दे आर देयर फॉर द इंटरव्यू। मे बी अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए इंटरव्यू है या फिर किसी अच्छे उसके लिए अगर इंटरव्यू है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है। लेकिन इन सब में कंपटीशन इतना नहीं रहता एंड इवन जो जॉब्स है दे आर लाइक मच हायर पेइंग एज कम्पेयर टू द रेस्ट बिकॉज कार्डियोपल्मोनरी में अगर हॉस्पिटल्स में देखो स्पेसिफिकली आफ्टर दिस कोविड काफ़ी ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ गया है एंड दे आर लाइक दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर कार्डियोपल्मोनरी पीटीज जो कि मतलब उनके वहाँ पे काम करें एंड वो सब। तो इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ऑब्स का भी एंड इसके अलावा इसका भी गायनी एंड ऑब्स का एंड इसके अलावा कार्डियोपल्मोनरी का भी, ठीक है। तो यू मस्ट गो फॉर दैट एंड इसके अलावा वी कैन गो फॉर डू यू नो दिस कीगल एक्सरसाइजेस है ना, टर्म सुना है कीगल एक्सरसाइजेस Yes, sir. है ना। कीगल कैन एनीवन टेल मी, आप बता सकते हो कीगल एक्सरसाइजेस क्या होता होगा? Pelvic floor muscle को strengthen करने हाँ के लिए एग्जैक्टली होता है ना। these are the set of exercises both in males as well as in females. We can go for the Kegel exercises. तो in males maybe in case of urinary incontinence है ना, और in case of maybe erectile dysfunction we can go for the Kegel exercises. इसके अलावा in case of females as well, in case of pelvic floor muscle weakness and all that, तो we can go for the Kegel muscles where like we can go for a vast majority of, अगेन ये पूरा एक स्ट्रीम है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस एंड ऑल दैट वो रहता है, जहाँ पे वी कैन गो फॉर दोज एंड वी कैन स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड दोज आर कॉल्ड एज द कीगल एक्सरसाइज। इसके अलावा वी कैन गो फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स एज वेल। तो इसमें वी कैन हैव दिस vaginal electrodes and इसके अलावा we can have some other rectal electrodes as well which can be used in females and males and let's say हाँ in case of males आज के टाइम पे males में the most prominent condition जो है that is prostate gland cancer। prostate gland सबसे ज़्यादा मतलब either आज के टाइम पे इंडिया में आप मैक्सिमम मेल्स को अगर हम लेके चलते हैं, अगर आपके घर में आई वुड रिकमेंड स्ट्रांगली कि अगर 55 के प्लस अगर मेल्स है, यू मस्ट एटलीस्ट आस्क देम to show up to certain medical professional just to have an idea about like their prostate gland because आज के टाइम पे prostate gland मेल्स में enlargement काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा prostate gland कैंसर भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जो कि बहुत लेट फेज में, बहुत लेट स्टेज में हमें आइडिया लगता है। तो इट शुड बी टेकन केयर ऑफ समथिंग है ना, जो कि बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं एंड बहुत कम लोग इसके बारे में अवेयर है। तो दैट इज समथिंग दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड फॉर तो इन केस ऑफ पोस्ट prostatectomy, if you are trying to remove the prostate gland or in case of any other kind of surgeries in males or in females, so we can go for these
स्टिमुलेशन ऑफ द रेक्टल इलेक्ट्रोड्स एंड ब्लेजनल इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा वी कैन गो फॉर द कीगल एक्सरसाइजेस एंड ऑल दोज पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज ना. तो ठीक है. एंड इसके अलावा इन केस ऑफ एडिमा, इन केस ऑफ हाँ, एडिमा इज अगेन इंपॉर्टेंट. लेट्स से इफ अ पर्सन हैज गॉट एडिमा इन अ पर्टिकुलर रीजन, तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर फेराडिज्म अंडर प्रेशर. एक तो हमारा फेराडिक फुट बाथ था जो जहाँ पे हम लम्ब्राइकल्स एंड इंट्रोशाई का स्टिमुलेशन कर रहे थे. इसके अलावा फेराडिज्म अंडर प्रेशर जहाँ पे लेट्स से अगर मेरा इस रीजन पे ये रीजन मेरा एडिमेटस हो चुका है, तो इन दैट केस आई कैन जस्ट अप्लाई माई एक्टिव इलेक्ट्रोड in this particular region and then I can apply you can say इसके ऊपर मैं compression apply कर सकता हूँ by using those crab bandage होता है, तो we can use that. and उसको एक particular method रहता है उसको हम apply करने का. मतलब उसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि let's say मैंने यहाँ पे इस region पे मेरा मतलब जो एडिमा है वो प्रेजेंट है यहाँ पे. नाउ आई वांट कि मेरा लिम्फेटिक फ्लूइड जो उसका ड्रेनेज हो जाए प्रॉपरली, मतलब प्रॉक्सिमली उसका ड्रेनेज हो जाए. तो इन दैट केस आई कैन अप्लाई दिस इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोड है वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ. एंड देन आई कैन अप्लाई दिस कंप्रेशन. तो कंप्रेशन मुझे इस तरह से अप्लाई करना है कि डिस्टली वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंप्रेशन हो वहाँ पे. एंड जितना मैं प्रॉक्सिमली आऊँ उतना अमाउंट ऑफ कंप्रेशन जो है वो कम होता जाए. मतलब डिस्टली में ज़्यादा कंप्रेशन रखूँ और जितना प्रॉक्सिमली में आ रहा हूँ उतना अमाउंट ऑफ कंप्रेशन मैं कम कर रहा हूँ. तो उससे होगा क्या, मतलब जैसे वो इलेक्ट्रोड जो है वहाँ पे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इन डैट केस डिस्टल जहाँ पे ज़्यादा कंप्रेशन है वहाँ से प्रॉक्सिमल की तरफ मेरा जो टिश्यू फ्लूइड है उसका मूवमेंट होगा. एंड बिकॉज ऑफ डैट जो अमाउंट ऑफ अडीमा जो मेरा यहाँ पे फॉर्म हो गया था वो डिक्रीज हो जाएगा. तो वी कैन यूज दिस इन केस ऑफ अडीमा एज वेल, एंड दैट इज कॉल्ड एज फेराडिज्म अंडर प्रेशर. आई होप सबको आइडिया लगा इसके बारे में. Yes. ठीक है, ओके. ठीक है. यहाँ पे हाँ देखो, ये हमारे दो टेक्निक है, स्टेबाइल टेक्निक एंड लेबाइल टेक्निक. इसकी मैं बात कर चुका हूँ. बट स्टेबाइल एंड लेबाइल अगेन, स्टेबाइल टेक्निक में हमारा फिक्स्ड इलेक्ट्रोड है एंड लेबाइल टेक्निक में वी आर स्ट्रोकिंग द इलेक्ट्रोड स्लोली along the course of that particular muscle, you know, that is called as the labile technique. And इसके अलावा if you are using, if you are like till now we have talked about the modified direct current. So these are all the forms of modified direct current. लेकिन इसके अलावा we can just have interruptions. So that is called as interrupted direct current. Interrupted DC means again we have got a rise and then we have got a fall. उसके बाद एक interruption है बीच में. Suddenly again next rise नहीं है. There is an interruption between two waveforms. That is called as interrupted DC. And of course interrupted DC जो है that is you can say much efficient as compared to another type of DC current जहाँ पे हमें ये rest period नहीं मिल रहा. Because in this case जहाँ पे more efficient muscle contraction हमें देखने को मिलेगा, and you can say there can be a duration of 100 millisecond is commonly used in case of interrupted DC. तो 100 millisecond का pulse duration है. एंड उसके अलावा फिर उसके बाद हमारा एक स्टेट ऑफ एक वो है रेस्ट पीरियड है. उसके बाद में अगेन इट कैन गो फॉर नेक्स्ट स्टिमुलेशन एज वेल. तो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरप्टेड डीसी. एंड इन दिस केस ओके, यहाँ पे द रिवर्स वेव ऑफ करंट बिटवीन इम्पल्सेस डिक्रीजेज द चांस. हाँ, ये हमें आइडिया है बिकॉज ये सेम चीज़ हम उसमें कर रहे हैं ना. मतलब हमारा साइनोसाइडल फॉर्म जो था उसमें हम रिवर्स जो नेगेटिव वेव फॉर्म है उसको हम रिमूव कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद द पॉजिटिव वेव फॉर्म, ताकि हमारा अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइटिक बर्न है या फिर इलेक्ट्रिक शॉक के जो चांसेस है वो हमारे कम हो जाए. एंड ठीक है, ये सब हमें आइडिया है इसके बारे में. एंड वी हैव गॉट डिफरेंट अगेन इसमें भी हम इंटरप्शंस के साथ में वी कैन गो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स. हमारा ट्रायंगुलर हो गया, ट्रेपेजॉइडल हो गया. देखो ट्रायंगुलर में हमारा इफ वी कैन कंपेयर दिस कि हमारा सॉटूथ, ट्रायंगुलर एंड ट्रेपेजॉइडल, एंड इसके अलावा रेक्टेंगुलर. सबसे ज़्यादा अब्रप्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वेव फॉर्म किस में होगा? रेक्टेंगुलर में, है ना? है कि नहीं? रेक्टेंगुलर में है ना हमारा सबसे ज़्यादा अब्रप्ट एकदम से इंक्रीज, सडन इंक्रीज एंड सडन डिक्रीज इन वेव फॉर्म. इससे ज़्यादा ग्रेजुअल किस में हमें देखने को मिल रहा है? ट्रायंगुलर में ना. आई थिंक ट्रायंगुलर में इससे थोड़ा सा ग्रेजुअल ज़्यादा ट्रायंगुलर में है, उससे और ज़्यादा ग्रेजुअल हमारा ट्रेपेजॉइडल में. एंड सबसे ज़्यादा ग्रेजुअल इंक्रीज हमारा सॉटूथ में. देखो कितना ज़्यादा स्टीप है, कितना ज़्यादा ग्रेजुअल है. मतलब इतना स्लोली हमारा इंक्रीज़ हो रहा है अमाउंट ऑफ करंट. तो इट मीन्स अगर मैक्सिमम हमारा अगर हमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए इन अ सीवियरली अफेक्टेड मसल जिसमें हमारा उसका जो नर्व सप्लाई है इट इज सीवियरली अफेक्टेड, तो इन दैट केस वी नीड टू गो फॉर द सॉर्ट टाइप ऑफ
वेव फॉर्म. इसके अलावा अगर थोड़ा सा कम सीवियरिटी है तो वी माइट गो फॉर द ट्रेपेजॉइडल. उससे कम सीवियरिटी है तो वी कैन गो फॉर द ट्रायंगुलर. बिल्कुल कम सीवियरिटी तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर द रेक्टेंगुलर फॉर्म जहाँ पे सडन इंक्रीज एंड सडन डिक्रीज हो रहा है. तो मैक्सिमम स्टिमुलेशन ऑफ डिनर्वेटेड नर्व्स हमारा सॉ टूथ में होगा एंड लीस्ट स्टिमुलेशन ऑफ डिनर्वेटेड नर्व्स हमारा रेक्टेंगुलर में देखने को मिलेगा. आई होप वी आर क्लियर विद दिस थिंग. एंड ये आइडिया है हमें. नो मेटल शुड बी बोर्न. एंड ओके, फिर हम आयन फोर्सेस कल से कर लेते हैं. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? काफ़ी कंसेप्ट के बारे में हमने, है ना, काफ़ी कंसेप्ट के बारे में हमने आज बात करी. एंड दोज वेर रियली इंपॉर्टेंट. उसके अलावा बाकी तो हमें आइडिया था काफ़ी चीज़ों का. एंड उसके अलावा आयन फोर्सेस कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज़ आयन फोर्सेस? एक बार शायद टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं ना, आयन फोर्सेस. ड्रग डिलीवर करते हैं हाँ, डायरेक्ट करंट. exactly, we try to penetrate certain types of drugs or certain medication through the skin surface by the use of electric current, and that is called as iontophoresis. Likewise हमारा एक और होता है, that is process होता है, that is called as phonophoresis. phonophoresis, फोने ई आता है या ओ आता है बीच में, phonophoresis ऐसे बोलते हैं. तो मतलब that is basically again penetration of these ions or something by the use of US modality, that is called as, Ultrasound. हाँ है ना, अल्ट्रासाउंड. दैट इज कॉल्ड एज फोनोफोरेसिस एंड दिस इज कॉल्ड एज आयंटोफोरेसिस. तो ठीक है, आयंटोफोरेसिस को भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे. एंड यहाँ पे आपको मेनली ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए कौन कौन से हमारे आयंस, कौन कौन से ड्रग्स हमारे हैं. एंड इसके अलावा कौन कौन सा हमारा पॉजिटिव आयन है. एंड इसके अलावा कौन सा हमारा जैसे एसिटेट यूज फॉर कैल्शियम डिपॉजिट्स, तो कौन से कंडीशन में हम कौन सा आयन हम यूज़ कर सकते हैं. जस्ट हमें वो आइडिया होना चाहिए. दैट इज़ द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम आयंटोफोरेसिस. एंड ये हम कर लेंगे. इसके अलावा स्टेजेस ऑफ डिनर्वेशन ना, ये हमें आइडिया. देखो अगेन ये वाला क्वेश्चन भी आपको सूरज कुमार में मिल जाएगा. 14 days आर टेकन टू कम्प्लीट द अमाउंट ऑफ डिनर्वेशन ऑफ ए मसल. तो ये हम कवर कर लेंगे. इसके अलावा एस डी कर्व में हम टाइम लगाएंगे. एस डी कर्व इज़ इंपॉर्टेंट. एस डी कर्व अच्छा है. इसके बाद में हमारा नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, इसमें हमारा दो टर्म्स आते हैं, रियोस्टेट एंड क्रोनैक्सी. ये दो टर्म्स हमें समझने ज़रूरी है. एंड इसके अलावा ठीक है, देन द बायोफीडबैक, द टेंस एंड द आई एफ टी. ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है. तो ये हम कल कर लेंगे. एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द हीटिंग मोडालिटीज़. ओके, तो मैक्सिमम बाय डे आफ्टर टुमारो वी विल बी डन विद इलेक्ट्रॉन. उसके बाद में विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज में काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाएगी जो हम पहले कवर कर चुके हैं. तो उसमें विल बी कवरिंग इट लाइक ऑल दोज थिंग जो कि हमें मतलब जो कि हमें नहीं मिल रही है उसमें, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. एंड ठीक है, फिर हम आयंटोफोरेसिस से हम कल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. ओके, कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं है. तो ओके राम्या, ठीक है. तो लेट्स वाइंड अप. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you, sir. ओके, Thank you. थैंक यू. थैंक यू.